ठीक है। सो वेलकम एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच, आप लोग आज सुबह आए हैं आज के सेशन के अंदर में। ये जो मैं अगले 3 क्लास आपके साथ करूंगा, दिस इज ऑन दिस बुक कॉल्ड इन्फॉर्मेटिक। मेरा नाम हितेश है एंड आई एम द फाउंडर ऑफ फिनोमेटिक कंपनी। ठीक है। सो हम सब ने मिलकर के फिनोमेटिक कंपनी की शुरुआत की थी। सो उत्कर्ष से आप लोग सेशंस ले ही चुके हो, तो यू नो उत्कर्ष। सो मैंने इस इंडस्ट्री को ना 16 साल दे दिए एंड आई हैव फेयर अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस नाउ इन द इंडस्ट्री। सो मैं वैसी ही बातें करता हूँ जो आप समझ पाओगे एंड जो क्लाइंट सुनना चाहता है। सो आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी ए ट्रेनर, क्योंकि मैं सुबह शाम दिन रात खाली ट्रेनिंग ही कराता रहता हूँ। एंड इस क्लास में मैं देख पा रहा हूँ बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने NISM 5A की ट्रेनिंग मेरे साथ की थी और NISM 5A क्लियर किया था। सो ट्रेनिंग इज समथिंग विच इज माई पैशन एंड मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके सामने ला करके रख सकूं और इस तरह से रख सकूं कि आप उसको फील्ड में यूज कर सको। सो नॉट जस्ट टॉक अबाउट स्लाइड्स एंड कॉन्सेप्ट्स बट ऑल्सो टू गिव यू स्टोरीज जो कि आप क्लाइंट के सामने बोल सको। ठीक है। तो इसी सिलसिले में हमने ये किताब लिखी थी, इसका नाम है इन्फोमेटिक। और मैं इन्फोमेटिक का कंटेंट शेयर कर लेता हूँ। सो अगर आपके पास में ये इन्फॉर्मेटिक किताब नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग काइंडली इस किताब को मंगा लीजिएगा। वी विल सेंड आउट अ कोरियर टू यू। द बुक सम लुक समथिंग लाइक दिस। ठीक है। तो इन्फॉर्मेटिक को बनाने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या था? हमने कहा कि बॉस, आप लोग जब फील्ड में पहली बार किसी क्लाइंट से मिलने जाते हो ना, तो शायद आपका उतना अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं होता है, क्योंकि आपने म्यूचुअल फंड का काम अभी हाल ही में शुरुआत किया है। राइट। कई लोग अपने अपने फील्ड्स में दिग्गज होते हैं। कोई इंश्योरेंस में बहुत बड़ा काम कर रहा है, कोई स्टॉक ब्रोकिंग बहुत अच्छा कर रहा है, तो कोई रियल एस्टेट में बहुत नाम कमा के रखा है। बट होता क्या है कि उन्होंने अभी क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अनुसार समझा कि ठीक है, हमें म्यूचुअल फंड में आना चाहिए। बट म्यूचुअल फंड के अंदर में अभी फिलहाल उन्होंने NISM 5A तो पास कर लिया, जिससे कि उनको म्यूचुअल फंड बेचने का लाइसेंस तो मिल गया। लेकिन क्या वो क्लाइंट के साथ में फील्ड में वो कन्विंसिंग बात करके आ सकते हैं? हमने इसी चैलेंज को सोचा कि हम इसको कैसे एलिमिनेट कर सकें। और हमने एक छोटी सी किताब लिखी विच इज अ 50 पेजर बुक। ठीक है। और इस बुक के अंदर में हमने मेजरली आपके सामने ये कुछ 4 सेक्शंस बनाए। सो द 4 सेक्शंस दैट वी हैव इन दिस बुक इज, फर्स्ट, हाउ टू कन्विंस अ क्लाइंट। अभी आप फील्ड में उतरोगे, आप लोगों से मिलोगे, तो क्लाइंट को क्या बोल के आप पैसा ले पाओगे, इसको लेकर के हम लोग बातें करेंगे। ठीक है। देन इन द नेक्स्ट क्लास आई टॉक अबाउट प्रोडक्ट सिलेक्शन, कि क्लाइंट अगर कन्विंस हो गया, आपको चेक देने को रेडी है, तो उसके बाद में क्लाइंट का पैसा कौन से फंड में डालना चाहिए। तो इसको लेकर के हम लोग बात करेंगे एंड विल टॉक अबाउट डिफरेंट स्ट्रेटजीज। देन इन द थर्ड क्लास, विच आई फील इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, उस क्लास में हम लोग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखेंगे कि आपने कन्विंस भी कर दिया, प्रोडक्ट सिलेक्शन भी कर लिया, लेकिन क्लाइंट फाइनली चेक लिखने से पहले आपको बोलता है कि दादा, आपके पास क्यों करेंगे, हम तो डायरेक्ट में ही कर लेंगे, वहां तो मेरा पैसा बचेगा। तो वो सारे ऑब्जेक्शंस हम कैसे सॉल्व करेंगे इज समथिंग दैट विल बी डिस्कसिंग इन द थर्ड क्लास। राइट। फिनोमैटिक के प्रोसेसेस वगैरह को लेकर के हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, बिकॉज आई एम एज्यूमिंग कि हमारी टीम से रीमा, श्रेया लोगों ने आपके साथ में बातचीत करके आपको बहुत कुछ सिखाई दिया होगा। सो आई बिलीव कि उसको हम लोग 1-to-1 प्रैक्टिस में करेंगे। ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव डिजाइन दिस बुक। इस बुक को बनाने के पीछे का एक सीक्रेट ये है कि हमने, ये जो आज हम आपको सेशन ले रहे हैं, आप अभी मेरे को सुनोगे, कुछ बातें याद रहेंगी, कुछ बातें आप शायद शाम तक भूल जाओगे। प्रॉब्लम क्या है सर, कि क्लाइंट आपको आज शाम को नहीं बुला रहा है, क्लाइंट आपको शायद अगले संडे बुलाएगा। एंड अगले संडे आपको पता है कि यार मेरे को क्लाइंट से 50 लाख का एक चेक लेने जाना है, जहां पे मुझे क्लाइंट को SWP देना है। और आपको याद है कि यार सर ने सिखाया था कि बैफ मैफ कैसे बेचते हैं, SWP कैसे बेचते हैं, बट यू डोंट रियली रिमेम्बर कि एग्जैक्टली सर ने क्या क्या स्टोरीज दी थी, वो स्क्रिप्ट भूल जाते हैं हम। तो हमने क्या किया इस बुक के अंदर में कि हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और हमने कहा कि हम हर स्लाइड के साथ में एक QR कोड लगा दें। अगर आप देखोगे इधर पे, सो दिस बुक हैज गॉट लॉट ऑफ QR कोड्स। राइट। तो ये QR कोड अगर आप स्कैन करोगे ना, तो इसमें आपको फोन पे ही मेरा एक वीडियो स्टार्ट हो जाएगा एंड इन दैट वीडियो आई विल बी टॉकिंग टू यू अबाउट दैट पर्टिकुलर स्लाइड ओनली। सो मेरा मानना है कि आज आप मेरे से सुनो। ठीक है। बट जब भी आपको समय मिले, आप इन वीडियोस को फिर से देखो, प्रैक्टिस करो। एंड स्पेशली अगर आप किसी क्लाइंट के सामने जाने वाले हो और आपको पता है कि यार ये 2-3 सवाल मेरे सामने आ सकते हैं, तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप इसको प्रैक्टिस करके जाओगे ना, तो डेफिनेटली आप क्लाइंट के सामने कन्वर्जन करके आओगे। तो इसी इंटेंशन के साथ हमने ये बुक बनाई। एंड नाउ लेट मी डीप डाइव इनटू दिस बुक।
आई होप आप लोग सब मेरे साथ हैं. आई कैन सी दैट देयर आर मोर देन 43 पीपल इन द रूम राइट नाउ. सो सबसे पहला सवाल आप लोग सबसे, एंड प्लीज आप लोग चैट बॉक्स का इस्तेमाल करिएगा अपना जवाब देने के लिए, कि अगर मैं आपसे पूछूं कि क्लाइंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने क्यों आता है, सो आई वुड वांट यू टू राइट द रीजन इन द चैट बॉक्स, कि कोई भी क्लाइंट अगर पैसे लगाने के लिए आया है तो वो म्यूचुअल फंड में क्यों आता है. ओके, सो देवश्री मैडम ने कहा कि हायर रिटर्न के लिए आता है. ओके, और बाकियों को क्या लगता है? आई जस्ट वांट दिस क्लास टू बी इंटरेक्टिव, ताकि आप मेरे साथ सीख सको. शिव कह रहे हैं सर इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आ रहा है. पारस सर कह रहे हैं कि उसको कम रिस्क चाहिए इसलिए आ रहा है. केशव कह रहे हैं कि फ्यूचर प्लानिंग करनी है सर, रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है इसके लिए आ रहा है. ओके, टू अचीव द गोल. ओके, वेरी गुड. और कोई रीजन? लोग कई रीजन देते हैं. लोग कहते हैं कि सर देखो यहाँ पर ना लिक्विडिटी बहुत अच्छी है, जब चाहे हम पैसा डाल सकते हैं, जब चाहे हम पैसा निकाल सकते हैं, तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, इसके लिए भी क्लाइंट यहाँ आता है. कोई कहता है कि सर यहाँ पर ना टैक्स का बेनिफिट है, कि एफडी में मुझे कहाँ 30% टैक्स देना पड़ता है, यहाँ पे तो 12.5% में छूट जाता हूँ, तो इसके लिए क्लाइंट को बेटर टैक्स आफ्टर टैक्स रिटर्न मिलता है, इसके लिए वो आता है. सो आप लोग जितनी बातें लिख रहे हो ना, टू अचीव गुड रिटर्न्स, टू ग्रो योर वेल्थ, बीट द इन्फ्लेशन, आप लोग सब जो बात कह रहे हो, एवरीवन इज करेक्ट. मैं नहीं कह रहा हूं कि सर कोई एक ही कारण है. आपने जितनी बातें लिखी या मैंने अभी तक आपको जितनी बातें बताई, दीज आर नथिंग बट एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड. एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड क्या है कि सर आपका पैसा कोई एक सिंगल स्टॉक में लगता नहीं है, एक पोर्टफोलियो बनता है. सो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है. आपके पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट कौन करता है सर? एक एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट है, फंड मैनेजर है, जो कि आपके पैसे को मैनेज करता है, आपको मार्केट से रिलेटेड रिटर्न्स बना के देता है. अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में आप वेल्थ क्रिएट करते हो. आप महीने महीने पैसे डाल सकते हो, महीने महीने पैसे निकाल सकते हो. टैक्स बेनिफिट है, कंप्लीट लिक्विडिटी है, पूरी ट्रांसपेरेंसी है, सेफ्टी है, प्रोटेक्शन है, सेबी है. ये सारी बातें जो मैं आपको कह रहा हूं ना, ये सब कुछ नहीं बट एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड है. बट अगर मैं कहूं कि ये जितनी मैंने 8-10 बातें आपको बोली, इफ आई वर टू प्रायोरिटाइज वन रीजन, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन कि किस लिए क्लाइंट आपके पास आता है, इसका जवाब होगा, मेरे अनुसार इसका जवाब होगा कि सर क्लाइंट आपके पास में आता है रिटर्न बनाने के लिए. राइट. अभी ऐसे सोचो कि सर क्लाइंट के पास में अगर अभी पैसे हैं लगाने के लिए, और क्लाइंट अगर आपको ना बुलाए, आपको अगर चेक ना दे, तो आप मुझे चैट बॉक्स में बताओ कि क्लाइंट अपने पैसे कहाँ लगाएगा. मैंने पैसे कमाए हैं, मेरे पास में मान लो 5 लाख रुपए आए हैं. अब ये 5 लाख रुपए अगर मैंने म्यूचुअल फंड को नहीं दिए, तो मैं ये पैसे किनको दूंगा? ओके, सो एफडी में देंगे हम पैसे, पोस्ट ऑफिस में दे देंगे हम, वेरी गुड, बैंक एफडी करेंगे, रियल एस्टेट में लगा सकते हैं. किरण सर रियल एस्टेट में तो जरूर लगा दोगे आप पैसे. हम गोल्ड खरीद सकते हैं, वेरी गुड तनुज, हम गोल्ड खरीद सकते हैं. So there are other avenues like FD, post office, insurance policies, very well said विमलदा. So इन सब जगह पर हम अपने पैसे लगा सकते हैं. बट अल्टीमेटली अगर मैं ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स को देखूंगा, तो ऑन एन एवरेज दीज प्रोडक्ट्स आर गिविंग मी एनीवेयर बिटवीन 6 to 8% वाला रिटर्न. ठीक है सर, 6 से 8% का रिटर्न मेरे को बन जाता है अगर मैं इन टाइप के प्रोडक्ट से पैसे लगाऊंगा, और मोटा मोटा शॉर्ट शॉर्ट मुझे पैसे मिलते हैं. ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि सर क्लाइंट को जब ये समझ में आता है कि मैं 6-8% से मेरा घर नहीं चलेगा, मैं महंगाई को बीट नहीं कर पाऊंगा, और मेरे को अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए, वेल्थ क्रिएट करने के लिए मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे, ज्यादा रिटर्न मिलेगा, तभी मैं म्यूचुअल फंड में आऊंगा. सो मेरा कहने का मकसद ये है कि जब हमारे आज के प्रेजेंटेशन का टाइटल क्या है, हाउ टू कन्विंस अ क्लाइंट, म्यूचुअल फंड में आप क्लाइंट को कैसे कन्विंस करोगे इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए. एंड उसी में मैं आपको कह रहा हूं कि सर कन्विंस करने के लिए आपको क्लाइंट को ये बात प्रूव करके बतानी होगी कि सर अगर आप हमारे प्रोडक्ट में आओगे ना, तो आपको मैं इन सारे प्रोडक्ट से ज्यादा बेहतर रिटर्न बना के दे सकता हूं. जिस दिन आप अपने मन से, दिल से ये बात अगर आप लोग बोल पाओगे ना, क्लाइंट डेफिनेटली आपको पैसे देगा. ये बात याद रखिएगा. मैं जो बात बोलने जा रहा हूँ बहुत पते की बात बोलने जा रहा हूँ. ये बात याद रखिएगा कि जब भी कोई क्लाइंट पैसे लगाता है ना, वो खुद के स्वार्थ के लिए लगाता है, वो खुद के बेनिफिट के लिए लगाता है, वो आपको ऑब्लाइज नहीं कर रहा है. कई बार मैं लड़कों को सुनता हूँ कि क्लाइंट ऐसे बिहेव करता है कि भाई उसका इन्वेस्टमेंट कराने से एजेंट बहुत कमा लेगा, और बेसिकली वो एजेंट उपकार कर रहा है अपना चेक दे करके.
मैं कहता हूं कि अगर आपको एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल होना है तो इस माइंडसेट के बाहर निकल जाइए। जिस दिन आप ऐसा समझना चालू कर दोगे, आप सोचना चालू कर दोगे कि आपके एफर्ट से, आपके प्रोफेशन से क्लाइंट का भला हो रहा है, क्लाइंट अपने सपने पूरे कर रहा है, क्लाइंट के गोल्स अचीव हो रहा है, क्लाइंट रिटर्न बना रहा है, जिस दिन आपका वो एटीट्यूड हो जाएगा ना बिजनेस की तरफ, आप देखिएगा क्लाइंट आपके पास लाइन लगा करके आएगा, ना कि आप क्लाइंट के पास चेक मांगने जाओगे। राइट। सो मेरा ये कहना है कि फॉर अस टू अचीव दैट स्टेटस, we need to be very knowledgeable, we need to be very qualified, wherein we can then prove to our client that yes, if you are coming to me, if you are coming to my product, then definitely I will be able to make a better return for you in the long run. Right. So okay. तो अभी अपने बात करते हैं एंड वी आर टॉकिंग अबाउट रिटर्न्स। मुझे अभी आप लोग सबके सामने डेमोन्स्ट्रेट करना है, प्रूव करना है कि सर हमारा प्रोडक्ट म्यूचुअल फंड आपको बेहतर रिटर्न बना के दे सकता है। तो बिफोर आई जंप इनटू द टॉपिक, आई अगेन आस्क यू वन वेरी बेसिक सिंपल क्वेश्चन, एंड दैट क्वेश्चन इज कि सर म्यूचुअल फंड में, ध्यान से सुनिएगा, म्यूचुअल फंड में रिटर्न कैसे बनता है? राइट। म्यूचुअल फंड होता क्या है कि आप क्लाइंट को समझा के आते हो कि सर आपको देखो 10%, 12%, 14% बन जाएगा, बट ये कोई मैजिक थोड़ी, कोई जादू की छड़ी थोड़ी, जगह हमने घुमाया और देखो 12 बन गया। तो कुछ तो पीछे साइंस है, कुछ तो पीछे लॉजिक है, जिसके वजह से म्यूचुअल फंड के अंदर में ये 10, 12, 14 वाला रिटर्न बन जाता है। तो वो क्या साइंस है, मैं वो आपसे जानना चाहता हूँ। तो केशव कह रहे हैं कि स्मॉल कैप रेगुलर ग्रोथ फंड इज बेटर और नॉट। सर देखो ये क्वेरी है, केशव अपने लास्ट में सीख लेंगे। कंपाउंडिंग की वजह से बन रहा है वेल्थ, ओके ठीक है। हाँ, तो उन्हीं कृष्ण जी कह रहे हैं कि सर ये जो फंड है ना, ये इन्वेस्ट करते हैं शेयरों के अंदर में, और शेयरों के दाम बढ़ते हैं तो बोल करके म्यूचुअल फंड अपने को रिटर्न बना के देता है। ओके। सो आई कम टू द पॉइंट, एंड द पॉइंट इज कि सर हमने कहा कि म्यूचुअल फंड हमें बेहतर रिटर्न बना के दे सकता है, और अभी हमें ये समझना है पहले कि सर रिटर्न बनते कैसे हैं। पहले बनते कैसे हैं वो समझेंगे, तब हम समझेंगे कि बेहतर रिटर्न कैसे बनेंगे। राइट। तो रिटर्न बनते कैसे, पहले इसकी बात करते हैं। और मैं कहता हूं कि सर देखो एकदम सिंपल बोलूं तो मैंने आज एक म्यूचुअल फंड स्कीम खरीदा, मान लो 10 रुपए के नैब में, और देखा गया कि सर 2 साल 3 साल बाद ये 10 रुपए का नैब बढ़ के हो गया 14 रुपए। तो मैं क्या बोलूंगा कि सर ये 10 रुपए बढ़ के अगर 14 रुपए हो गए तो मैंने 40% का रिटर्न बना लिया। नियम की बात है। राइट। तो म्यूचुअल फंड में रिटर्न तब बनेगा जब मेरे स्कीम का एनएवी बढ़ेगा। राइट। अब ये एनएवी क्या होता है, ये एनएवी कैसे निकलता है, इसको लेकर के हमने एनआईएसएम 5A में डिस्कशन किया था, हमारा चैप्टर नंबर 7 था। इतना समझ लीजिए सर कि एनएवी बेसिकली ये दर्शाता है कि आपके पैसे जहां लगे हुए हैं उनका वैल्यू क्या है। ठीक है। सो अल्टीमेटली अगर मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करूं तो इक्विटी म्यूचुअल फंड आपके पैसे लगा रहा है अलग अलग सेक्टर्स की टॉप मोस्ट कंपनीज के अंदर में। राइट। तो एनएवी कब बढ़ेगा? एनएवी तब बढ़ेगा जब वो अंडरलाइंग शेयर्स जो हैं उनके दाम जब बढ़ेंगे ना, तब आपका एनएवी बढ़ेगा। ये बात आप लोग समझ लो कि सर मैंने म्यूचुअल फंड को पैसे दिए, मान लो 100 रुपए के नाम में एक स्कीम खरीदी थी, वो फ्यूचर में 110 रुपए हो जाएगी, तब मैं 10% का रिटर्न बना लूंगा। लेकिन वो 100 से 110 तभी होगी जब उस स्कीम ने जिन कंपनियों के शेयर में पैसे लगाए थे, वो कंपनियों के दाम जब बढ़ेंगे ना, तब आपका एनएवी 100 का 110 बनेगा। ठीक है। तो अब नेचुरल सा बात है कि सर मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि सर मेरे को बताओ कि ये 100 का शेयर, मान लो ये शेयर है, उनके दाम जो बढ़े जिसकी वजह से एनएवी बढ़ा, ये शेयरों के दाम बढ़ते क्यों हैं? दैट इज वन थिंग दैट अगर आप इसको फंडामेंटली अगर आप क्लियर होंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि यस, इस वजह से शेयर के दाम बढ़ते हैं, इस वजह से म्यूचुअल फंड का न्याय बढ़ता है, और इस वजह से म्यूचुअल फंड में हम लोग लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स बनाते हैं। सो आप लोग चैट बॉक्स में मेरे से बातचीत कर सकते हो। मैंने आपसे सिंपल सवाल कहा, पूछा कि बताइए शेयरों के दाम क्यों बढ़ते हैं। राइट। सो शिव कह रहे हैं कि सर कंपनी का प्रॉफिट होता है, इसके वजह से शेयरों के दाम बढ़ जाते हैं। ओके। मवा मैम भी कह रही है कि सर प्रॉफिट होता है। एनीबडी एल्स? हाई डिमांड, ओके। शेयरों के डिमांड होते हैं, हाई पोटेंशियल, वेरी गुड पारस सर, कि कह रहे हैं कि भाई आने वाले समय में उस कंपनी का फ्यूचर हमें बहुत अच्छा लग रहा है, इसके लिए होता है। जीडीपी ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन इज फॉर द मार्केट एज अ होल, राहुल। सो मैं बात कर रहा हूँ इंडिविजुअल कंपनी की। ओके। एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट्स, वेरी गुड तनुज, कि सर हमें ये दिख रहा है। तो एक कॉमन पॉइंट जो निकल के आ रही है ना, वो ये निकल के आ रही है कि सर अल्टीमेटली शेयरों के दाम तब बढ़ेंगे जब वो कंपनी अच्छा करेगी।
ठीक है, जितना शेयर का डिमांड के अनुसार रेट बढ़ता है और घटेगा। ठीक है केशव, तो मैं इसको लेके भी डिस्कशन करूंगा। आपने एक अच्छा पॉइंट रेज किया है, परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, कंपनी की ग्रोथ, परफेक्ट। तो चलो अभी मैं बताता हूँ कि सर कंपनियों के शेयर के दाम क्यों बढ़ते हैं। और इस पे ना मैं आपको पहले एक कहानी सुनाता हूँ। और मैं इसलिए हमेशा कहानियों में बिलीव करता हूँ ना, क्योंकि मेरे को हमेशा से ये विश्वास है कि सर अ गुड सेल्स पर्सन इज दैट पर्सन हु कैन गिव गुड स्टोरीज। अगर सर आप क्लाइंट के लहजे में, क्लाइंट के लेवल पे आकर के अगर आप उनको कहानियां सुनाओगे ना, तब वो इस बात को समझ पाएंगे। अभी फॉर एग्जांपल सर रिटर्न्स क्यों बनते हैं, मैं बोल सकता हूँ सर ईपीएस ग्रोथ की वजह से रिटर्न्स बन सकते हैं सर, पी के री रेटिंग की वजह से शेयरों के दाम बढ़ते हैं। दिस इज अ वेरी टेक्निकल लैंग्वेज। अभी आप सोचो, मेरा कस्टमर जो है वो एक कपड़े का व्यापारी है, वो लोहा खरीदता है, लोहा बेचता है। अभी उसको मैं जब समझाऊंगा ईपीएस और पी रेशियो क्या होता है, तो वो उसके परे है। तो मेरे को उसके लेवल पे उतर के उसकी भाषा में जिस दिन मैं बात कर पाऊंगा ना, उस दिन कस्टमर ये बात समझेगा और आपको बड़ा चेक लिख के देगा। तो चलो अब मैं आपको यही एक स्टोरी सुनाता हूँ। एंड जो मैं स्टोरी सुना रहा हूँ ना, ये सब हमारे वीडियोस में दी गई हैं। एंड मैं भी चाहता हूँ कि अगर आप इन स्टोरीज को प्रैक्टिस कर लो और क्लाइंट के सामने अगर आप ये स्टोरीज सुना सको ना, तो डेफिनेटली आपको चेक मिलेगा। तो ये स्टोरी कुछ इस प्रकार की है कि मान लीजिए कि उत्कर्ष, चलो मैं अभी उत्कर्ष का एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए उत्कर्ष ने जब कॉलेज पास किया था, उसके नंबर अच्छे नहीं आए। ठीक है, और उसकी नौकरी नहीं लग रही थी, लेट्स से। ठीक है, उसने बहुत हाथ पैर मारे बट कहीं जॉब लग नहीं रहा है, और घर पे बेरोजगार बैठा है। राइट, अभी वो क्या करे। ठीक है, तो उसने सोचा कि यार एक काम करते हैं, अपने ना एक मिठाई की दुकान खोल लेते हैं। मिठाई की दुकान, देखो हमारे कलकत्ते के अंदर में ना, आप कुछ करो मत करो, आप मिठाई की दुकान लगा लो। हमारे यहाँ पर लोग मिठाई इतनी पसंद करते हैं ना कि हर किसी की दुकान चल जाती है। दो ही दुकानें जो सबसे ज्यादा चलती है, एक चाय की दुकान चलती है हमारे यहाँ पे, और एक मिठाई की दुकान चलती है। तभी उत्कर्ष ने बोला कि चलो हम एक मिठाई की दुकान लगा लेते हैं। मिठाई की दुकान लगाने के लिए उत्कर्ष ने कैलकुलेशन किया कि बॉस मेरे को ना मोटा मोटी 10 लाख रुपए चाहिए। 10 लाख रुपए चाहिए, अगर मैं 10 लाख रुपए अगर डाल दूं तो मोटा मोटी मेरा मिठाई का दुकान चालू हो जाएगा। अच्छा, तापा कह रहे हैं कि सर बिरयानी बहुत बिकते हैं। वेरी गुड। ठीक है, तो अभी अभी उत्कर्ष ने डिसाइड किया कि मुझे मिठाई की दुकान खोलनी है, और उसको 10 लाख रुपए चाहिए। अब वो 10 लाख रुपए कहाँ से लेके आएगा, उसने तो आज तक जिंदगी में पैसे कमाए नहीं है। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि वो अपने पिताजी के पास जाएगा कि पिताजी मुझे अपना काम चालू करना है, अपना धंधा चालू करना है, तो आप मुझे 10 लाख रुपए दो। अभी पिताजी ने बोला कि देख बेटा, तुमने आज तक तो कुछ नाम किया नहीं, तुम्हारे नंबर भी अच्छे आए नहीं, तेरी नौकरी कहीं लगी नहीं, तूने अभी तक कुछ किया नहीं, मैं तेरे को किस भरोसे अपने 10 लाख रुपए दे दूं। ये जो 10 लाख रुपए हैं, ये तो मेरे खुद के रिटायरमेंट का पैसा है। राइट, और मैं अपने रिटायरमेंट के पैसे को जोखिम में डाल दूं तेरे पीछे, और तूने मेरे पैसे डुबा दिए, तो मेरा रिटायरमेंट भी डूब जाएगा। तो पिताजी ने एक बार के लिए तो उत्कर्ष को मना कर दिया, बोला कि ना, मैं तेरे को नहीं दूंगा। अब उत्कर्ष क्या करे। तो ऑब्वियस सी बात है कि सर उत्कर्ष जो है वो बैंक के पास जाएगा, बैंक वाले को कहेगा कि भाई मुझे लोन चाहिए। आपको क्या लगता है बैंक उसको लोन दे देगा? जी नहीं सर, बैंक उसको लोन नहीं देगा। क्योंकि आपको पता है कि बैंक जब भी लोन देगा ना, तो बैंक को साथ में कोई सिक्योरिटी या गारंटी चाहिए। और गारंटी के तौर पे वो बोलेगा कि भाई अपने घर के पेपर्स हमारे यहाँ जमा कर दो, उसको मॉर्टगेज कर दो। और घर तो उत्कर्ष के नाम पे नहीं है, उसके पिताजी के नाम पर है। राइट, और पिताजी क्या अपना घर गिरवी रख देंगे उत्कर्ष के बिजनेस के पीछे? आंसर इज नो, डेफिनेटली नॉट। तो बैंक से भी उसे सफलता नहीं मिली। तब फिर वो क्या करे, वो जाएगा अपने दोस्त के पास, जो उसका सबसे जिगरी दोस्त है, जिसके साथ में वो पला बड़ा है, मोहल्ले में क्रिकेट खेलता था, वो उसके पास जाएगा और कहेगा यार, सो लेट से राहुल का मुझे चेहरा दिख रहा है बीच बीच में, तो मैं राहुल की बात करता हूँ। सो लेट से उत्कर्ष राहुल के पास गया और कहता है कि देख राहुल भाई, अपने मिल के ये बिजनेस चालू करते हैं, अपने आज तक हमेशा मिलके सब काम किए, चल अपने 50-50 का एक बिजनेस चालू कर देते हैं। ठीक है, मैं 5 लाख रुपए जुगाड़ लगाता हूँ, तू अपने 5 लाख रुपए रख दे, और अपने मिल के ये बिजनेस चलाएंगे, मिल के अपने बहुत पैसे कमाएंगे, अपने मिल के धंधा करेंगे। अब राहुल क्या सोच रहा है, अब राहुल सोच रहा है यार ये उत्कर्ष, जिसकी कभी पढ़ाई लिखाई में अच्छे नंबर आए नहीं, जिसकी नौकरी लग नहीं रही है, उसके घर वाले, उसके खुद के पिताजी उसे पैसा दे नहीं रहे हैं, तो मैं इसके पीछे कैसे अपने 5 लाख रुपए लगा लूं। अब वो सोच रहा है, डर रहा है, और वो मना करना चाहता है उत्कर्ष को। तो वो क्या कर रहा है, वो उसको टाल रहा है, और उसको वो कोई जवाब नहीं दे रहा है। और उत्कर्ष भी अब धीरे धीरे समझ गया कि यार मेरे को तो कोई रास्ता नहीं मिल रहा है कि मैं वो 10 लाख रुपए कहाँ से लाऊं। तब फिर उत्कर्ष क्या करेगा,
उत्कर्ष जाएगा अपने पिताजी के सामने और जाकर के फैल जाएगा और कहेगा कि पिताजी देखो, आपने आज तक मेरे लिए जिंदगी में जो कुछ किया ये एक आखिरी काम और कर दो, मुझे एक शुरुआत दे दो। मैं जरूर से आपको कहता हूँ कि मैं जिस दिन पैसे कमाऊंगा मैं डेफिनेटली आपके पैसे लौटा दूंगा। और अब पिताजी भी क्या करेंगे, ठीक है, एक ही बेटा है, तरस खा के उसको पैसे देंगे ही और होप करेंगे कि इसका बिजनेस चल जाए। तो इस बेसिस पे उत्कर्ष के पिताजी ने उत्कर्ष को हर जगह निराशा मिलने के बाद उसको 10 लाख रुपए दे दिए और उत्कर्ष ने अपनी मिठाई की दुकान लगा दी। राइट। अब मुझे बताओ कि क्या मिठाई की दुकान लगने के साथ साथ उत्कर्ष अगले दिन से पैसे बनाना चालू कर देता है? हाँ मनीष भैया, पुअर उत्कर्ष, आप नहीं मिले उसको, नहीं तो आपसे जरूर पैसे मांगने आता। राइट। तो क्या क्या उत्कर्ष को पहले दिन से ही पैसे कमाने चालू कर देते हैं? क्या वो पहले दिन से ही प्रॉफिट करना चालू करते हैं? नहीं, ऐसा कोई बिजनेस में नहीं होता है। राइट। तो होता क्या है कि सर उत्कर्ष बड़े ही स्ट्रगल के साथ काम चालू करता है, पहला 2 महीना 6 महीना तो वो लॉस में दुकान चलाता है। वो धीरे धीरे समझ रहा है कि सर मार्केट में लोगों को चाहिए क्या, कौन सी वैरायटी ऑफ मिठाई बिक रही है, किस दाम पे बिक रही है, किस तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वो लगाए जिससे कि कस्टमर उसके पास में आए। तो वो बहुत कुछ करने की कोशिश करता है। और धीरे धीरे साल 2 साल के बाद में वो देखता है कि चलो अब मुझे घर से पैसे नहीं मांगने पड़ रहे हैं, मैं एटलीस्ट अपना खर्चा खुद निकाल पा रहा हूं। अभी तक पैसे कमाने चालू नहीं किए, लेकिन एटलीस्ट खर्चा मैं खुद से निकाल पा रहा हूँ। इस लेवल तक पहुंचते पहुंचते ना उत्कर्ष को 1.5 2 साल लग जाते हैं। बट उत्कर्ष मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है। अब वो समझ पा रहा है, अब क्या है ना कि अब लोगों को उत्कर्ष के दुकान की मिठाई पर भरोसा होना चालू हो गया। उनको समझ में आया कि देखो उत्कर्ष की मिठाई की क्वालिटी अच्छी है, उसके उसके रेट्स भी अच्छे हैं। तो धीरे धीरे उत्कर्ष की दुकान के सामने भीड़ लगनी चालू हुई। और उसके बाद क्या हुआ सर, उसके बाद कोई एक दिवाली दुर्गा पूजा का समय आया और उस समय हमारे यहाँ तो छप्पड़ फाड़ के मिठाइयाँ बिकती हैं। तो हुआ क्या कि 3 साल लगा, लेकिन 3 साल के बाद में उत्कर्ष की दुकान अच्छे से चल पड़ी एंड अल्टीमेटली अब वो पैसे कमाने लग गया। अब ऐसा आलम है कि उत्कर्ष दुकान खोलता है और शाम तक आते आते उसकी सारी मिठाई खत्म हो जाती है। राइट। एंड लोग लाइन लगा करके सुबह उसकी दुकान के सामने मिठाई खरीद रहे हैं। राइट। एंड अब उत्कर्ष महीने का 1 लाख रुपए कमाने लग गया। अब उत्कर्ष की दुकान चल पड़ी, उसकी किस्मत निकल पड़ी। उसने धीरे धीरे पिताजी से जो 10 लाख रुपए लिए थे वो भी लौटा दिए और अब उसको महीने का 1 लाख रुपए आ रहा है। अब क्या हो रहा है, अब राहुल जिसने अपना कैमरा ऑन किया वापस, वो जो साइड में बैठा था और उत्कर्ष को इनिशियली उसने ठुकरा दिया था कि भाई पैसे नहीं दे पाऊंगा। अब राहुल ये देख रहा है कि यार उत्कर्ष की दुकान तो चल पड़ी है, लाइन लग के इसकी मिठाइयाँ बिक रही है, अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहा है बंदा। तो वो राहुल उत्कर्ष के पास आता है और कहता है देख उत्कर्ष, अपने बचपन से पले बड़े साथ में क्रिकेट गुल्ली डंडा सब खेलें। तो एक काम कर, देख उस समय हमने पैसे मांगे थे बट जेन्युइनली मेरे पास उस समय पैसे नहीं थे, नहीं तो मैं तेरे को थोड़ी ना करता। लेकिन मैंने ना अब जुगाड़ कर लिया पैसों का और अब मेरे पास से 5 लाख रुपए आ गए हैं। तो चल उत्कर्ष पुरानी बात भूल जा, मैं तेरे को 5 लाख रुपए आज दे रहा हूँ, तू मुझे 50% की पार्टनरशिप दे दे। अब अगर आप उत्कर्ष की जगह पर होगे तो क्या आप राहुल का ये ऑफर एक्सेप्ट करोगे? आज 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद में आपने महीने का 1 लाख रुपया कमाना चालू कर दिया है। राइट, आपकी दुकान चल पड़ी है। एंड राहुल अब आकर के अगर आपको 5 लाख रुपए दे करके 50% का अगर आपका पार्टनरशिप मांगता है तो क्या आप उससे ये पैसे लोगे? जी हाँ। तो आप सब कह रहे हैं कि नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि सर अब तो महीने का 1 लाख रुपए मैं ऐसे ही कमा लेता हूँ, 5 महीने में तो ऐसे ही 5 लाख रुपए छाप लूंगा। और 5 लाख रुपए भी क्या सर, अभी तो मेरा आगे से आगे जो प्लान्स है, अभी मैं 4 दुकान और खुलने वाला हूँ, अभी तो मैं फ्रेंचाइजी बांटने वाला हूँ सर। अभी देखो धीरे धीरे मैं कहाँ से कहाँ पहुंच जाता हूँ। राइट। तो उत्कर्ष अब क्या कह रहा है? उत्कर्ष कह रहा है कि देख भाई, अब मेरी दुकान चल पड़ी है, अब मेरे दुकान की कीमत बढ़ गई है। अब मेरे दुकान की जो कीमत है ना, वो 2 करोड़ रुपए हो गई है। 2 करोड़ रुपए। अब अगर तुझे मेरा 50% पार्टनरशिप चाहिए तो तू 1 करोड़ रुपए डाल, तब मैं तेरे को अपना 50% का पार्टनर बनाऊंगा। तो दोस्तों, आपने समझा बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल से कि उत्कर्ष की दुकान की कीमत जो आज से 3 साल पहले सिर्फ 10 लाख रुपए पे थी, 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद में आज उसकी दुकान की कीमत 2 करोड़ रुपए हो गई। और उसके पीछे का जो कारण था, वो कारण सिर्फ एक ही था कि वो अब महीने दर महीने, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, साल भर साल अब वो प्रॉफिट कर रहा है और हर साल उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है।
उसके आगे के फ्यूचर प्रोजेक्शंस बहुत ब्राइट हैं, उसकी दुकान चल पड़ी है, अब वो और दुकानें डालने वाला है, और उसके बेसिस पे उसकी दुकान की कीमत बढ़ गई। तो जिस प्रकार उत्कर्ष के मिठाई की दुकान की कीमत इस तरह बढ़ती है ना, तो ये ऐसे ही अलग अलग कंपनियों के शेयर के दाम भी ऐसे ही बढ़ते हैं। अभी आप सोचो कि उत्कर्ष के मन में तो ये भी आ सकता था ना कि भाई कहीं नौकरी नहीं लग रही है, चल कोई बात नहीं, आजकल ना ये गाड़ी, इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने वाली कंपनियां बहुत चल रही हैं। जहां रास्ते में देख रहा हूँ इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक कार, वहाँ टेस्ला बिक रहा है। तो इधर पे मेरे शहर में तो ऑटो भी आजकल इलेक्ट्रिक हो गए हैं, टोटो भी इलेक्ट्रिक चलता है। तो यार मैं एक काम करता हूँ ना, मैं ये गाड़ी बनाने वाली कंपनी खोल लेता हूँ। तो क्या उत्कर्ष, जिसके पास में 10 लाख रुपए भी उसने इतने मुश्किल से जुगाड़े, क्या उत्कर्ष कभी ये गाड़ी बनाने वाली कंपनी खोल सकता है? आंसर इज नो। ऑब्वियसली उत्कर्ष कैन नॉट ओपन अ कंपनी लाइक दैट, बिकॉज उतना बड़ा सेटअप बनाने के लिए उसको उतना जमीन चाहिए, उतनी टेक्नोलॉजी चाहिए, उतने लेबर चाहिए, उतने पैसे चाहिए। उसके लिए तो वो कम से कम 500 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, वो 10 लाख रुपए में नहीं हो सकता है। तो क्या उत्कर्ष कभी भी गाड़ी बनाने वाली कंपनी का मालिक नहीं बन सकता है? जी हाँ, वो बन सकता है। तो उसके लिए दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता ये है सर कि जो भी कंपनी इंडिया में आज के दिन ये इलेक्ट्रिक गाड़ी बना रही है, लेट्स से वो टाटा मोटर्स हो, चाहे वो महिंद्रा एंड महिंद्रा हो, मैं उन कंपनियों के शेयर खरीद लेता हूँ। मैं उन कंपनियों के शेयर अगर खरीद लूंगा ना सर, तो अल्टीमेटली मैं ये गाड़ी बनाने वाली कंपनी का मालिक बन जाऊंगा। अभी मिठाई की दुकान की कीमत क्यों बढ़ी थी? क्योंकि सर उसकी सेल बढ़ गई और उसको साल भर साल, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा था। तो वैसे ही जब उत्कर्ष 10 लाख रुपए डाल करके टाटा मोटर के शेयर खरीदता है, और वो उतने पैसे के लिए अगर टाटा मोटर कंपनी का मालिक बन जाता है, तो टाटा मोटर नाम की दुकान की कीमत कब बढ़ेगी? जब टाटा मोटर मंथ ऑन मंथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा प्रॉफिट करेगी। जब वो ज्यादा गाड़ियां बेचेंगी, तो वैसे ही उसकी दुकान की कीमत भी बढ़ती रहेगी। और उस दुकान का मालिक कौन है? उसके करोड़ों मालिक हैं, जिनमें से एक मालिक उत्कर्ष है। और उसका दुकान का कीमत बढ़ रहा है, मतलब उसका शेयर का दाम बढ़ रहा है। टाटा मोटर के आगे के फ्यूचर के प्रोजेक्शन बहुत अच्छे हैं, उनके फ्यूचर लाइनअप ऑफ कार्स बहुत अच्छी हैं। तो उसी को देखते हुए टाटा मोटर्स के कंपनी के शेयर के दाम बढ़ते हैं। सो मेरा इतना कुछ कहानी सुनाने का आपको पर्पस क्या था? कि आपको क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट कि सर मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स, आई मीन ये एक कंपनी म्यूचुअल फंड आपको रिटर्न कैसे देता है? सर वो जिन कंपनियों में पैसे लगाता है, उन कंपनियों के शेयर के दाम बढ़ते हैं, तब जाकर के रिटर्न बनता है। और वो कंपनियों के शेयर के दाम क्यों बढ़ते हैं, उसके पीछे मैंने आपको इतनी लंबी चौड़ी मिठाई की दुकान की कहानी सुनाई। अगर ये कहानी आप समझते हो, और ये कहानी अगर आप क्लाइंट को सुना सकते हो ना, तो मेरे हिसाब से आप डेफिनेटली क्लाइंट को कन्विंस कर पाओगे कि इक्विटीज आपको क्यों रिटर्न बना के देता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सर बताओ फिर कौन से कंपनी के शेयर में पैसा लगाना चाहिए, चलो अपने एक काम करते हैं, अपने ना एक गेम खेलते हैं। मैं आपके सामने ये स्लाइड रखता हूँ, और आप मुझे हेल्प करोगे बताने में कि सर ये जो फोटो आप देख रहे हो ना स्क्रीन पर, आप चैट बॉक्स में लिख करके मुझे बताओगे कि यहाँ पर मैं किन किन कंपनियों के शेयर में पैसे लगा सकता हूँ। तो ये एक आम सा फोटो है, जो हमने मान लो कोई रूम में खिंचवाया है। इस फोटो को देख करके आप मेरे को कुछ 10 15 कंपनियों के नाम बताओ जिनके शेयर्स मैं खरीद सकता हूँ। सो चैट बॉक्स में मुझे देख करके बताइए कि किस कंपनी के शेयर आप खरीद सकते हो इस फोटो को देख करके। ओके, सो चैट बॉक्स में जवाब आने चालू हुए हैं। राहुल कह रहा है सर एशियन पेंट्स, क्योंकि यहाँ सर पेंट किया हुआ है। रेमंड, वेरी गुड, क्योंकि हम जो कोट पहने हुए हैं वो शायद रेमंड कंपनी से खरीदा गया है। वेरी गुड। मवा मैडम कह रही है HCL फिलिप्स, वेरी गुड मैडम। सो HCL का लैपटॉप रखा हुआ है या फिलिप्स की लाइट लगी हुई है, वेरी गुड। विमल दा बोल रहे हैं डाइकिन्स या फिर ब्लू स्टार में बोलूँ, सो उसके मैं वोल्टास बोल सकता हूँ, उसके AC खरीद रहा हूँ। सो लेट्स से सैमसंग का फोन होगा या एप्पल का फोन होगा। ये जितने भी आप चीजें देख लो, लेंसकार्ट इज नॉट अ लिस्टेड कंपनी मनीष भैया, बट स्टिल वी कैन से टाइटन। टाइटन आई गियर लोग खरीदते हैं, तो टाइटन इज अ लिस्टेड कंपनी, उसका शेयर आप खरीद सकते हो, वेरी गुड। वोल्टास, HCL, रेमंड, स्टेनली, ओके। सो बहुत सारे आ रहे हैं, क्रॉम्पटन लाइट्स, मारुति की गाड़ी की चाबी सामने रखी हुई है, वेरी गुड। सो जितनी भी आप लोग जवाब दे रहे हो ना, क्या ये अजीब अनोखी कंपनी है जो हम और आप यूज नहीं करते हैं? आज अगर मुझे पेंट कराना होगा तो मेरे घर में भी सर, अच्छा मनीष भाई लिख रहा है फिनोमैटिक का, फिनोमैटिक का शेयर अभी लिस्टेड नहीं हुआ है। आपकी दया से, भगवान की दया से जरूर जल्दी लिस्ट भी होगा। लेकिन अगर मैं अभी की बात करूं, तो अभी की बात में करें तो सर जिन कंपनियों के शेयर लिस्टेड है ना,
हम उनसे उनके प्रोडक्ट्स देखते हैं। तो अभी आप देखो यहाँ पे दीवार पे अगर पेंट होता है तो हमारे घर में भी जब पेंट होता है सर एशियन पेंट ही होता है। जब लाइट लगती है तो सर उसमें हेवल्स की लाइट लगती है। सर उसके पीछे जो तार जाता है ना वो शायद पॉलीकैब का वायर जाता है। कपड़े भी सर हम रेमंड के पहनते हैं तो जो हम घड़ी पहन रहे हैं चश्मा पहन रहे हैं वो टाइटन का आता है। जो गोल्ड ज्वेलरी है वो शायद सेंको गोल्ड की ज्वेलरी है। ये जो फर्नीचर लगा हुआ है वो गोदरेज इंटीरियो का है। तो आई एम जस्ट सेइंग दैट जस्ट लुक एट इट दिस वे that any and every company whose product we use on a daily basis, if we are their loyal customers, then those companies are making tons of profit from us. For example, आज सर हम सुबह सुबह उठते हैं तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? तो सबसे पहला काम हम ब्रश करते हैं, राइट? और क्या हमारे घर में किस कंपनी का टूथपेस्ट आ रहा है? सर मेरे घर में तो कोलगेट कंपनी का टूथपेस्ट आता है। और सर आज से नहीं आ रहा है, पिछले 25 30 35 सालों से जब से मैंने होश संभाला है तब से हमारे घर में कोलगेट ही आता है। फर्क खाली क्या है कि सर आज कोलगेट का एक डब्बा शायद 60 70 80 रुपए का आता है। तो किसी जमाने में कोलगेट की एक ट्यूब जो है वो 10 रुपए की आती थी। तो जिस जमाने में कोलगेट की एक ट्यूब 10 रुपए की आती थी उस जमाने में कोलगेट कंपनी 2 रुपए कमाती होगी मेरे से। और आज जब मैं 70 80 रुपए का कोलगेट का ट्यूब खरीद रहा हूँ तो शायद वो कोलगेट कंपनी मेरे से 15 रुपए कमाती होगी, राइट? आने वाले समय में मतलब 25 साल बाद मेरी बेटी भी कोलगेट ही खरीद रही होगी। और उस जमाने में शायद कोलगेट का एक डब्बा का दाम 500 रुपए होगा, जिसके ऊपर कोलगेट कंपनी कम से कम 50 या 100 रुपए कमा रही होगी। तो बोलने का मतलब ये है कि सर हर महीने जब मेरा बजट बनता है कि इस महीने क्या क्या सामान आने हैं, राशन का लिस्ट बनता है, तो सबसे पहले ऊपर में लिखा जाता है कोलगेट। और वो कोलगेट कंपनी हम सभी से कितना पैसा कमाती है। तो सर कोलगेट कंपनी का शेयर खरीद लो। बट प्रॉब्लम सर ये है ना कि हम किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले उस कंपनी को ज्यादा एनालिसिस नहीं करते हैं। मतलब हम नहीं समझते हैं कि सर वो कंपनी क्या कर रही है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, उसका बैलेंस शीट क्या है, उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, फ्यूचर आउटलुक क्या है, मैनेजमेंट क्या बोल रही है, ये मेरे और आपके परे है। मतलब अभी सोचो मैं कपड़ा बेचने वाला व्यापारी हूँ, मैं लोहा खरीदता हूँ लोहा बेचता हूँ। अभी ऐसा आदमी थोड़ी समझेगा कि भाई कोलगेट कंपनी का पीएल बैलेंस शीट में कैश फ्लो में क्या लिखा हुआ है, वो नहीं समझेगा। तो वो क्या करता है सर, वो सुनने सुनाने के ऊपर में खेलता है और शेयर ट्रेडिंग करता है और वही शेयर ट्रेडिंग करके वो मरता है। तो मेरा कहना है कि भाई अगर मैंने आपको ये समझाया कि सर दुकान की कीमत तब बढ़ेगी जब वो दुकान प्रॉफिट करेगी, और इंडिया की जितनी भी बड़ी बड़ी दुकानें हैं ना सर वो सब प्रॉफिट करती हैं। तो अगर आप उन कंपनियों में पैसे लगाओ तो आप पैसे बनाओगे। बट एट द सेम टाइम आपको इतनी अकल नहीं है, आपको इतनी समझ नहीं है कि कौन कंपनी पैसे लगाए। तो इसके लिए सर आप म्यूचुअल फंड वाले के पास में आ जाओ। वहां पर एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर बैठा है जो कि आपके लिए डिसीजंस लेगा, आपके वो पैसे लगा देगा, राइट? तो दोस्तों मैं आपको अपना एक फ्रेमवर्क दूंगा। एंड मेरा मानना है कि किसी भी क्लाइंट के सामने आप जब बैठो तो आप इस फ्रेमवर्क का यूज करना। बिलीव मी इट विल हेल्प यू इन काइंड ऑफ डायरेक्टिंग योर कॉन्वर्सेशन। अभी होता है ना सर, एक स्क्रिप्ट अगर दिमाग में याद रहती है तो फिर हम लोग अच्छा बोल के आ जाते हैं। तो सभी लोग यहाँ पे अच्छा ही बोलते हैं और सभी लोगों का अपना अपना तरीका हो सकता है समझाने का कि सर म्यूचुअल फंड में क्यों आना चाहिए। बट मैं आपको एक स्क्रिप्ट या मैं आपको एक फ्रेमवर्क देना चाहता हूं ताकि आप जब किसी भी क्लाइंट के सामने म्यूचुअल फंड की चर्चा लेके बैठो तो दिमाग में ये वाला बल्ब जलना जरूरी है कि ठीक है, इस फ्रेमवर्क को हम यूज करेंगे और उसी हिसाब से उसी भाषा में हम समझाएंगे कि सर म्यूचुअल फंड में पैसे क्यों लगाने चाहिए। तो जो ये फ्रेमवर्क है, ये फ्रेमवर्क है कि सर आप अगर हमारे प्रोडक्ट का पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर समझा दो तो सर क्लाइंट का पैसा कहीं नहीं जाएगा, क्लाइंट का पैसा आप ही के पास में आएगा। मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको क्या कहा था कि क्लाइंट अगर आपको पैसे नहीं देगा तो किसको देगा? और आपने कहा सर बैंक एफडी पोस्ट ऑफिस एलआईसी गोल्ड रियल एस्टेट इसको देगा। आप जानते हो कि सर ये सारे प्रोडक्ट जो हैं वो 6 से 8% के बीच का रिटर्न बना के देते हैं। और आपको बेसिकली प्रूव ये करना है कि सर मेरे पास आने से आपका फायदा है और आप इन सारे रिटर्न से ज्यादा रिटर्न बना सकते हो। तो हमारे यहाँ पर ज्यादा रिटर्न कैसे बनेगा, इस बात को समझाने के लिए आपको हमारे प्रोडक्ट का पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर समझाना बहुत जरूरी है। मैं अभी आपसे जितनी बातें की, ये इन तीनों मायनों में क्या होगा, ये पास्ट होगा कि प्रेजेंट होगा, ये फ्यूचर होगा? सर ये प्रेजेंट है। ये बेसिकली इट्स नथिंग बट द लॉजिक, इट इज द साइंस बिहाइंड द रिटर्न मेकिंग कि सर ये रिटर्न्स क्यों बनते हैं। तो मैंने क्या कहा सर, कभी भी क्लाइंट के सामने बैठेंगे और उसको अगर मुझे कन्विंस करना है कि म्यूचुअल फंड में पैसे क्यों लगाने हैं तो आप पहले शुरुआत करो प्रेजेंट से। और आप क्लाइंट को समझाओ कि सर ये कोई मैजिक नहीं है, शेयर बाजार कोई जुआ नहीं है कि बस आप यहाँ पैसे डालते हो और पैसे बन जाते हैं।
इसके पीछे की कहानी क्या है, जो मैंने आपको मिठाई की दुकान से समझाई, टाटा मोटर के एग्जांपल समझाई, आप उस कहानी को अगर बता सको तब क्लाइंट समझेगा कि यस, दिस इज द एक्चुअल साइंस बिहाइंड व्हाई इक्विटीज और म्यूचुअल फंड्स मेक रिटर्न फॉर यू। तो हम लोग प्रेजेंट वाले सिनेरियो को अभी डिस्कस कर रहे हैं। मैंने आपको एक कहानी सुना दी, अब आगे आपको इसमें क्या समझाना है क्लाइंट को? सर आगे आपको सिर्फ इतना और समझाना है कि सर देखो, मैं तो एक कंपनी में कभी म्यूचुअल फंड आपका पैसा नहीं लगा रहा है। म्यूचुअल फंड तो आपका पैसा अलग अलग कंपनीज में लगाता है, अलग अलग सेक्टर्स की कंपनी में लगाता है। हो सकता है आईटी के अंदर में टीसीएस इन्फोसिस खरीद रहा है, तो हो सकता है बैंकिंग के अंदर में एसबीआई या एचडीएफसी बैंक खरीद रहा है। वो रिलायंस इंडस्ट्रीज भी खरीद रहा होगा, तो लेट्स से वो आईटीसी और भारतीय एयरटेल का शेयर भी खरीद रहा होगा, राइट? तो एक कंपनी की सर प्रॉफिट बढ़ रही है तब जाके शेयर बढ़ रहा है। लेकिन सर मैं तो पूरे इतने सारे कंपनीज के अंदर पैसा लगा रहा हूं, तो सर ये सब के सब बढ़ेंगे, इसका क्या राज है? क्या ऐसा होता है? तो मैं इस बात पे आपको कहूंगा कि सर आपको ना क्लाइंट को ये समझाना जरूरी है कि सर ये सारे के सारे कंपनी जो कि अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करते हैं, ये तभी सब एक साथ अच्छा करेंगे जब हमारा देश अच्छा कर रहा होगा, राइट? अल्टीमेटली our economy is a sum total of all these sectors and industries, right? तो अभी ये हर सेक्टर फायर करेगा, हर सेक्टर हमें लॉन्ग टर्म में रिटर्न कब बना के देगा? सर जब हमारी इकोनॉमी अच्छा कर रही होगी। अभी सर अभी सोचो कि फॉर एग्जांपल आज म्यूचुअल फंड में फिनोमेटिक काम कर रही है, राइट? और क्योंकि हमारा देश का विकास हो रहा है, इस वजह से म्यूचुअल फंड सेक्टर इतना बढ़ रहा है और हमारी कंपनी इतना बढ़ रही है। अभी यही सोचो सर कि हमारी कंपनी इंडिया में नहीं, लेट्स से पाकिस्तान में जन्मी होती, और पाकिस्तान के अंदर में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तब फिर क्या हमारी कंपनी इतना अच्छा कर पाती? सर मेहनत करने वाले लोग तो होते ही वहां पे भी, बट प्रॉब्लम ये है कि सर जब तक आपके देश की अर्थव्यवस्था अच्छा नहीं करेगी, तब तक ये सारे सेक्टर्स और ये सारी कंपनी अच्छा नहीं करेंगी। सो मैं आपको अब जिस बात को समझाने जा रहा हूं वो ये है कि सर व्हेन इट कम्स टू अ पोर्टफोलियो, व्हेन इट कम्स टू एन इंडेक्स, देन इट इज अल्टीमेटली लिंक्ड विद द इकोनॉमी। ठीक है, इस बात को आप समझिएगा। जस्ट अ मिनट, मैं इसका पेन यूज कर लेता हूँ। ओके, हाईलाइट। राइट, सो मैं क्या समझा रहा था सर कि देखो, अगर मैं लास्ट 30 इयर्स का इतिहास निकालूं, तो हम ये देखते हैं कि सेंसेक्स आई थिंक ऑल ऑफ यू नो दैट इट इज लाइक द कॉम्बिनेशन ऑफ टॉप 30 कंपनीज ऑफ इंडिया, राइट? तो अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं तो सेंसेक्स इज व्हाट, इट इज नथिंग बट लाइक अ म्यूचुअल फंड ओनली, राइट? तो अगर मैं सेंसेक्स का ग्रोथ अगर मैं देखूं पिछले 30 सालों में, तो सेंसेक्स तो काफी ग्रो किया है। बट सेंसेक्स क्यों ग्रो किया है सर? सेंसेक्स इसीलिए ग्रो किया क्योंकि सेंसेक्स को बनाने वाली जो 30 बड़ी बड़ी कंपनियां थी, उनके प्रॉफिट्स ग्रो किए, तब जाके सेंसेक्स ग्रो करता है। और ये सेंसेक्स के प्रॉफिट्स क्यों ग्रो करते हैं? क्योंकि सर हमारे देश का इकोनॉमी ग्रो कर रहा है ना, इसीलिए सेंसेक्स की कंपनीज के प्रॉफिट्स ग्रो कर रहे हैं, राइट? तो अगर मैं सीधा सीधा रिलेशनशिप अगर आपको समझाऊं, तो रिलेशनशिप इज समथिंग लाइक दिस। सर अगर हमारा देश ग्रो करेगा ना, तो हमारे देश की कंपनियों के प्रॉफिट्स ग्रो करेंगे, और अगर हमारे देश की कंपनियों के प्रॉफिट्स ग्रो करेंगे तो हमारे देश की उन कंपनियों के शेयर के दाम बढ़ेंगे, और जब इन कंपनियों के शेयर के दाम बढ़ेंगे तो म्यूचुअल फंड जिसने इन कंपनियों में पैसा लगाया है उसके नैब बढ़ेंगे और आपको रिटर्न बनेगा। सो इफ आई वर टू लुक एट द लास्ट 30 इयर्स, देन पिछले 30 सालों में हमारे देश का जो जीडीपी है ना, वो तकरीबन 12.5% से ग्रो किया है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी इज नथिंग बट योर रियल जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन। तो हम लोग ऑन एन एवरेज हर साल 6.5 7 7.5% से हमारा रियल जीडीपी ग्रो होता है, बट हमारे देश में मोटा मोटी 5 5.5 6% का इन्फ्लेशन भी होता है। तो अगर आप इन दोनों चीजों को ऐड कर दो तो वो बनता है हमारा नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ। एंड पिछले 30 सालों का अगर आप नंबर देखोगे, तो पिछले 30 साल में हमारे देश का नॉमिनल जीडीपी जो है वो 12.5% से ग्रो किया है। उसी सेम टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो हमारे देश की जो टॉप 30 कंपनीज है ना, उनका प्रॉफिट यानी कि अर्निंग पर शेयर ईपीएस हैज आल्सो ग्रोन बाय 12.5% ओनली, राइट? एंड इसका फलस्वरूप ये है सर कि हमारे देश का जो मार्केट है, इंडेक्स जो है, सेंसेक्स जो है, उसने भी मोटा मोटी यही रिटर्न आपको बना के दिया है। इट इज अबाउट 11.9% CAGR प्लस योर डिविडेंड यील्ड ऑफ अनदर 0.4%। तो मोटा मोटी 12.25 12.5 का रिटर्न ऐसे बना है। तो कहने का मकसद ये सर कि अल्टीमेटली अगर हमारे देश की इकोनॉमी अगर अच्छा करेगी, तो ये सारी कंपनियां अच्छा करेंगी और अल्टीमेटली जाकर के हमारा मार्केट आपको अच्छे रिटर्न बना के देगा। ठीक है, देखो अब ना मैं आपको एक बात और सिखाता हूं
जो कि क्लाइंट के सामने नहीं डिस्कशन करने का है, बट आपको समझना बहुत जरूरी है कि सर ऐसा तो है नहीं कि सर हमारी इकोनॉमी कभी खराब करती है, हमारी इकोनॉमी तो हमेशा ही अच्छा करती है। कोई साल ज्यादा अच्छा ग्रोथ होता है तो 7.5% का रियल जीडीपी ग्रोथ हो जाता है, कोई साल खराब ग्रोथ होता है तो 6-6.5% का रियल जीडीपी ग्रोथ हो जाता है। मोटा मोटी नॉमिनल जीडीपी के टर्म से बात करेंगे तो अच्छे साल में हम शायद 13-14% से ग्रो कर जाते हैं और खराब साल में शायद हम 10-11% से ग्रो करते हैं। बट सर ऐसा तो कभी नहीं होता कि हमारा जो देश का जीडीपी ग्रोथ है वो कभी माइनस में चला जाता है, हमको रिसेशन में आते हैं, ऐसा तो हमारे देश में नहीं होता है। तो सर अगर ऐसा नहीं होता है और अगर सब चीज इंटरकनेक्टेड है, तो ऐसा क्यों है कि हमारा शेयर मार्केट गिरता है? हमारे शेयर मार्केट गिरना ही नहीं चाहिए फिर हिसाब से। तो यहीं पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ एक कॉन्सेप्ट, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कि सर शेयर मार्केट मतलब कि सेंसेक्स और सेंसेक्स की कंपनियों के प्रॉफिट्स वाइल दे मूव इन द सेम डायरेक्शन, लॉन्ग टर्म में दोनों एक ही जगह पर जा रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि इसमें से कोई एक चीज कभी आगे चला जाता है और कोई एक चीज पीछे रह जाता है। मतलब इमेजिन करिए सर कि ये सेंसेक्स और सेंसेक्स बनाने वाली कंपनियों के प्रॉफिट, मान लीजिए कि ये दो दोस्त हैं, एक दोस्त का नाम है सेंसेक्स और एक दोस्त का नाम है प्रॉफिट्स, लेट्स से दी अर्निंग्स। ठीक है। अभी इन दो दोस्तों की कहानी कुछ ऐसी है कि सेंसेक्स जो है वो थोड़ा चंचल दोस्त है, वो बहुत ज्यादा उछल कूद करता है। ठीक है। और जो दूसरा दोस्त है अर्निंग्स, वो थोड़ा स्टेबल स्ट्रॉन्ग मेच्योर्ड है। ठीक है। अभी होता क्या है सर, ये जो आप ब्लू लाइन और ग्रीन लाइन देख रहे हो ना, ये ब्लू लाइन जो है ये सेंसेक्स है और ग्रीन लाइन जो है वो अर्निंग्स है। तो दोनों दोस्त एक साथ ही निकलते हैं एक रास्ते पर। कभी कभार क्या होता है कि हमारा सेंसेक्स जो है ना वो ज्यादा आगे दौड़ लगा लेता है और अर्निंग्स भी उसके पीछे पीछे आ रहा है, लेकिन वो अपने स्पीड पे आ रहा है। तो देखा क्या जाता है कि कुछ समय के बाद देखते हैं कि अर्निंग्स एक जगह तक पहुंचा है, लेकिन जो सेंसेक्स है वो उससे काफी आगे निकल चुका है। राइट। अब ऐसा सिचुएशन हो तो आपको क्या लगता है कि लॉन्ग टर्म में वापस दोनों दोस्त वापस कैसे मिलेंगे? सेंसेक्स और अर्निंग्स, सेंसेक्स आगे निकल गया है, अर्निंग्स पीछे है। इन दोनों दोस्तों को फिर से मिलाने का दो तरीका हो सकता है। एक तरीका यह है कि सर सेंसेक्स जो आगे चला गया था ना उसको पीछे आना पड़ेगा अपने दोस्त से मिलने के लिए। जब वो पीछे आता है दैट इज नथिंग बट अ करेक्शन इन द मार्केट। हमने देखा कि सर सेंसेक्स बढ़ करके 83,000 के पॉइंट पे चला गया था और फिर गिर के वो 74,000 पॉइंट पे आ गया। तो जो सेंसेक्स आगे भाग गया था ना सर, वो पीछे आ रहा है, वो 9,000 पॉइंट का करेक्शन ले रहा है। दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज प्राइस करेक्शन। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि हितेश भाई अभी तो हमारा इकोनॉमी तो अच्छा ही कर रहा है, तो फिर हमारा मार्केट गिर क्यों रहा है? तो मैंने कहा देखो, मार्केट गिरने के तो हजारों कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो कारण ये है कि हमारा मार्केट जो इतना आगे बढ़ गया था ना, वो उतना आगे बढ़ना डिजर्व नहीं करता था। अभी ऐसे सोचो सर, पिछले 3 सालों में आपने देखा कि मोटा मोटी सेंसेक्स डबल हो गया। राइट। और कोई चीज डबल हो रही है इसका मतलब उसका जो सीएजीआर ग्रोथ है वो मोटा मोटी 31% का बन रहा है। राइट। तो क्या मैं ये मान के चलूं कि ये जो सेंसेक्स जिस प्रकार 3 साल में 30% का रिटर्न दे दिया, आई एम सेइंग बिफोर करेक्शन, तो क्या इन सेंसेक्स की कंपनियों के प्रॉफिट भी पिछले 3 साल में डबल हो गए थे? क्या वो भी 30% से ग्रो कर रहे थे? आंसर इज ऑब्वियसली नॉट सर। सर हमारा देश 12-12.5% पे ग्रो कर रहा था, इस समय हमारी कंपनी ने बहुत अच्छा किया है, वो 18% पे ग्रो कर रहे थे, बट दे वर डेफिनेटली नॉट ग्रोइंग एट 30%। राइट। तो होगा क्या सर कि इट्स द सेम स्टोरी कि सर दो दोस्त निकले, अभी अर्निंग्स वाला ग्रोथ 18% पे भाग रहा है और वही सेंसेक्स 30% पे भाग गया, तो वो बहुत आगे निकल गया। अभी इन दोनों दोस्तों को फिर से मिलाना है तो क्या करेंगे हम लोग? सेंसेक्स को पीछे आना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाट वी सॉ इन द मार्केट्स व्हेन द मार्केट्स करेक्टेड। राइट। so दैट इज कॉल्ड एज प्राइस करेक्शन। वैसा ही एक और सिचुएशन हो सकता है कि सर अगर सेंसेक्स आगे चला गया है और अर्निंग्स अगर पीछे रह गया है ना, तो आप क्या कर सकते हो? आप सेंसेक्स को बोलो भाई तुम वहीं पे खड़े रहो, हम अगले 1-1.5 साल में तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। मतलब अर्निंग्स धीरे धीरे टुक 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 करके आगे चलता रहेगा और जाकर के 1-1.5 साल बाद में वापस वो मिल जाएगा सेंसेक्स से, बट सेंसेक्स वहीं खड़ा रहेगा। इसको हम क्या कहते हैं? इस फेनोमेनन को हम कहते हैं टाइम करेक्शन। टाइम करेक्शन का मतलब क्या हुआ सर कि मान लो 26,000 के सेंसेक्स पे आप ये देख रहे थे, 26,000 के निफ्टी पे आप ये देख रहे थे कि देख 3 साल में मैंने अपने पैसे डबल कर दिए, 3 साल में मेरा रिटर्न बन रहा था 100% एब्सोल्यूट। अब इमेजिन करो सर 2 साल तक मार्केट वही 26,000 निफ्टी पे खड़ा रह जाए, तब हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे देखो हमारा पैसा 5 साल में डबल हो रहा है, 5 साल में 100% रिटर्न बना। तो अब हमारा सीएजीआर जो पहले 30 दिखा रहा था वो अब हमारा 14% पे आ गया। तो जो हमारा सीएजीआर 30 से 14 पे आया इसको हम कहते हैं टाइम करेक्शन।
तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको पता होना चाहिए. सो इफ यू लुक एट द चार्ट विच इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, व्हाट डज इट शो? कि सर जब भी ब्लू लाइन यानी कि सेंसेक्स अगर ग्रीन लाइन के ऊपर है, अर्निंग्स के ऊपर है, देन दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट एन ओवर वैल्यूड मार्केट. ठीक है. एंड वेन एवर द ब्लू लाइन इज बिलो द ग्रीन लाइन, दैट इज कॉल्ड एज एन अंडर वैल्यूड मार्केट. तो अंडर वैल्यूड मार्केट के अंदर में अगर आप पैसे लगाओगे ना, तो आप अच्छा पैसा बनाते हो. ये जो स्लाइड मैंने आपको दिखाई है मार्च 24 तक की है, अगर मैं इसको आज मार्च 25 पे अपडेट करूँ ना, तो मैं दिखाऊंगा कि ये ब्लू लाइन जो है वो ग्रीन लाइन के नीचे आ गई है. मतलब बहुत रेयरली हमारे मार्केट में ऐसा होता है कि हमारा मार्केट एक्चुअल में कभी अंडर वैल्यूड हो पाता है, और ये वो मौका है कि मार्केट एक्चुअल में अंडर वैल्यूड हुआ है, तो मार्केट में अब यहां से अच्छे पैसे बनने के आसार हैं. राइट. सो दोस्तों, मैंने आपको एक फ्रेमवर्क दिया, एक फ्रेमवर्क सिखाया. मैंने आपको कहा कि सर अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड आपको रिटर्न कब बना के देगा? म्यूचुअल फंड तब रिटर्न बना के देगा जब हमारी इकोनॉमी अच्छा करेगी, कंपनियों के शेयर के दाम बढ़ेंगे. राइट. मैंने आपको फ्रेमवर्क दिया पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का. प्रेजेंट समझाने के लिए द आर्ट ऑफ मेकिंग रिटर्न्स, इसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्या साइंस है, ये मैंने आपको बहुत सारी स्टोरीज के थ्रू समझाया. आई एक्सपेक्ट कि आप क्लाइंट को वही समझाओगे. नाउ वी मूव ऑन एंड वी टॉक अबाउट द पास्ट. देखो, पास्ट में ना आई थिंक ये सबसे आसान तरीका होता है कि किसी भी क्लाइंट के सामने ना सर कोई रिटर्न शीट खोल दो और बोलो सर देखो, आप जो फंड चूज कर लो, 5 साल में 10 साल में इनका रिटर्न 12-14% का ही बना है. और क्लाइंट क्या होता है, वो प्रूफ मांगता है कि हाँ तुम जो बोल रहे हो वो सच है. और जब वो देखता है कि हाँ 5 साल 10 साल के अंदर में रिटर्न 12-14% का बना है, तो वो आंख बंद करके पैसे दे देता है. ठीक है. बट मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आई एम नॉट अ ग्रेट बिलीवर ऑफ शोइंग द पास्ट रिटर्न्स. क्योंकि सर पास्ट रिटर्न्स तो पास्ट में बने थे ना, मैं तो उस समय इन्वेस्ट नहीं किया था. तो इसीलिए मैं जनरली कभी किसी को एडवाइस नहीं करता हूं कि आप पास्ट रिटर्न्स दिखाइए और अपना माल बेचिए. कोई भी क्लाइंट जो पास्ट रिटर्न देख करके पैसे लगाता है ना, उसके साथ जनरली धोखा होता है. तो इसीलिए मैं कहूंगा कि पास्ट रिटर्न की बात आप जितनी कम करें उतनी अच्छा है. लेकिन एट द सेम टाइम पास्ट रिटर्न को दिखा करके माल बेचना सबसे आसान काम है. तो मैंने ना इस किताब के अंदर में पास्ट रिटर्न को लेके सिर्फ और सिर्फ एक स्लाइड डाली है. और अगर आप उस स्लाइड पर आओगे, ये आगे पेज नंबर 36 पे स्लाइड है. और यहाँ पर हम क्या दिखा रहे थे, हम ये दिखा रहे थे सर कि देखो, अगर आपने हमारे यहाँ पे कोई भी फंड में आज से ठीक 10 साल पहले पैसा लगा दिया होता, अगर मैं 10 साल पहले आपसे मिला होता और आपने मुझे 10 साल पहले अगर इन्वेस्टमेंट दिया होता, तो सर अगर मैं आपका पैसा इक्विटी में डालता, तो मैं आपका पैसा कोई भी कैटेगरी में डाल सकता था. मैं लार्ज कैप भी कर सकता था, मिड कैप, स्मॉल कैप, कुछ भी कर सकता था. राइट. तो मेरा ये कहना है सर कि आज मार्केट में हजारों फंड अवेलेबल हैं, लेकिन आज से 10 साल पहले हमारे मार्केट में कुछ 200-250 फंड अवेलेबल थे इक्विटी साइड में. तो मैं आपका पैसा इन 200-250 में से कोई भी स्टॉक, कोई भी स्कीम में लगा सकता था. अगर मैं अच्छे से अच्छे स्कीम में अगर आपका पैसा लगता, तो आप देखो कैटेगरी वाइज हाईएस्ट रिटर्न्स आपने कितने बनाए होते. आई मीन द रिटर्न्स कुड हैव बीन एज हाई एज इवन 28% CAGR, विच इज ह्यूज. राइट. मतलब इट्स लाइक कि 10 साल में आपने अपना पैसा 6 गुना कर लिया. ठीक है. But on an average, you would have made a return somewhere around 12 to 14%, and which is what we always say कि सर अगर आप पैसा लॉन्ग टर्म के लिए दो, तो मोटा मोटी ये बन जाएगा. बट वॉट यू कैन हाईलाइट टू द क्लाइंट इज कि सर अगर मैं 10 साल में अगर मेरा तकदीर इतना खराब होता कि मैं सबसे वर्स्ट कैटेगरी में पैसे लगाता, और वर्स्ट कैटेगरी के भी वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड में मैं पैसे लगाता. अभी इस टेबल में आप क्या देख रहे हो, द वर्स्ट कैटेगरी इन लास्ट 10 years वाज लार्ज कैप फंड. अभी लार्ज कैप फंड में सर मार्केट में 26 फंड थे जिन्होंने 10 साल पूरा कर दिया. मैंने लार्ज कैप फंड के टॉप मोस्ट फंड में पैसे नहीं लगाया सर. मैंने लार्ज कैप फंड के जो सबसे खराब रैंक वाले 26वें नंबर रैंक वाले फंड में अगर पैसा लगाया होता ना, तो व्हाट इज द रिटर्न दैट आई वुड हैव मेड फॉर द क्लाइंट? इट वाज 10.58%. सर मैं क्लाइंट को फिर भी 10 साल रहने के बाद 10.5% का रिटर्न बना के देता. पोस्ट टैक्स बात करूंगा, 12.5% टैक्स काट दो इसके ऊपर में, तो मोटा मोटा 9% का रिटर्न तो मैं इसको फिर भी बना के देता. तो द वन लाइन दैट यू शुड स्पीक टू द क्लाइंट इज कि सर एक बात बताओ, क्या आप जिस जगह पे इन्वेस्ट करते हो, वेदर इट इज इंश्योरेंस और गोल्ड और रियल एस्टेट और FD, पोस्ट ऑफिस, क्या वो आपको 10.5 का रिटर्न बना के देता है? ये आंसर इज नो. सर हम और आप दोनों जानते हैं कि रिटर्न जो है वो 6 से 8% का बनता है. तो बोलने का मतलब ये है सर कि इवन द वर्स्ट फंड, इवन द वर्स्ट फंड ऑफ माई प्रोडक्ट हैज गिवन यू अ बेटर रिटर्न देन योर बेस्ट ऑल्टरनेटिव. ठीक है. अगर आप किसी भी
इक्विटी फंड में अगर आप लंबे समय के लिए टिक जाओ ना सर, तो यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं होती है। तो मैं कई बार लोगों को कहता हूँ, लोग कहते हैं यार तुम इतना रिटेल का काम करते हो, तुम्हें डर नहीं लगता है क्या? मैं बोलता हूँ देखो, रिटेल में ऐसा है ना कि हमारे किसी मान लो डिस्ट्रीब्यूटर ने अगर गलत माल बेच भी दिया, लेकिन अगर क्लाइंट 10 साल टिक गया ना, तो हमारे गलती से की हुई गलती की सजा भी मौत नहीं है। मतलब हो सकता है सर किसी क्लाइंट ने मान लीजिए 2024 में, किसी सब ब्रोकर ने मान लीजिए किसी 2024 में क्लाइंट को डिफेंस फंड बेच दिया होता, जो कि अपने पीक पे था। मैं ये मानता हूँ कि 3 साल तक उसका रिटर्न बहुत खराब रहेगा। लेकिन अगर वो क्लाइंट उसी डिफेंस फंड में 10 साल तक बना रह जाए ना, तो सर फिर भी वो मोटा मोटी एफडी से ऊपर का रिटर्न तो बना ही लेगा। दिस इज हाउ आवर इकोनॉमी इज परफॉर्मिंग। तो पास्ट को लेके ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे हम लोग, बट मैंने आपको एक फ्रेमवर्क दिया था। मैंने कहा था कि आप किसी भी क्लाइंट से उसका प्रेजेंट, उसका पास्ट और उसका फ्यूचर डिस्कस करिए, तब जाकर के बात बनेगी। प्रेजेंट को लेके मैंने आपको बहुत सारी कहानियां सुनाई, पास्ट को लेके मैंने आपको सिर्फ एक स्लाइड दिया, और अब मैं बात करने जा रहा हूँ फ्यूचर की। जब भी आप ये स्लाइड दिखाओगे ना, तो क्लाइंट क्या बोलेगा आपको कि देख हितेश भाई, ये तो पिछले 10 साल में रिटर्न बना, आगे भी बनेगा, इसका क्या गारंटी है? 10 साल पहले तो तुम मुझसे म्यूचुअल फंड का चेक मांगने नहीं आए थे। 10 साल पहले तो तुम मुझको एलआईसी करने बोलते थे, राइट? तो 10 साल पहले तुमने अगर मेरा पैसा लगवा दिया होता, तो 10 साल में मैंने अपने पैसे 3 गुना या 4 गुना कर दिए होते, वो बहुत अच्छी बात थी। बट मैंने तो तुमको चेक नहीं दिया था 10 साल पहले, तो मैं तो तुमको चेक अब दे रहा हूं। तो आने वाले 10 साल में भी ऐसा रिटर्न बनेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? ठीक है। तो दोस्तों अब यहीं पर हम आएंगे फ्यूचर वाले सेक्शन में, कि हमने प्रेजेंट समझा दिया, पास्ट समझा दिया, अब फ्यूचर में हम आ रहे हैं कि सर आने वाले समय में भी ऐसा या इससे बड़ा रिटर्न बन सकता है, इसकी क्या संभावना है, राइट? तो दोस्तों मैंने आपको जो लास्ट स्लाइड पे छोड़ा था, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे इसके पहले वाली स्लाइड, वो मैं ये स्लाइड पे छोड़ा था आपको, जहां पे मैं ये कह रहा था कि देखो अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड का रिटर्न इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ हाउ आवर इकोनॉमी इज डूइंग। अगर हमारा देश का जीडीपी ग्रोथ अगर अच्छा रहेगा, तो म्यूचुअल फंड का रिटर्न भी अच्छा रहेगा, राइट? तो अगर आप चाहते हो कि सर आने वाले समय में म्यूचुअल फंड आपको अगर 12% का रिटर्न दे, तो आने वाले समय में हमारे देश को भी अच्छा परफॉर्म करना होगा। एंड व्हाट इज द गारंटी दैट द नेक्स्ट 10 years आवर इकोनॉमी विल डू वेल, राइट? तो देखो दोस्तों, यहाँ पर अपना आपको भारत के बारे में बात करनी है, हमारे अमृत काल के बारे में बात करनी है। आपको बेसिकली क्लाइंट को कॉन्फिडेंस देना है कि वाई आवर इकोनॉमी विल डू वेल। एंड इस चीज को लेके ना सर हजारों डेटा हो सकते हैं, हजारों तरीके हो सकते हैं। आप क्लाइंट को बोल सकते हो सर बताओ आज से 10 साल पहले ये रोड्स थे क्या, इस तरह के हाईवेज एक्सप्रेसवेज थे क्या? नहीं थे ना। आई मीन इतने मेट्रोज थे क्या? नहीं थे ना सर। उसमें क्या वंदे भारत चलती थी सर? क्या गंगा नदी के नीचे से मेट्रो निकली थी? नहीं निकली थी, राइट? सो बोलने का मतलब सर कि ये सब कुछ दर्शाता है कि हमारा देश आने वाले समय में भी और अच्छा करेगा। बट while all of you can have your own way of explaining why the Indian economy will do well, मैं आपके सामने सिर्फ 4 स्लाइड रखूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप इन 4 स्लाइड्स पे गौर दीजिएगा और क्लाइंट को समझाइएगा, राइट? सो the four slides that I talk about, the first slide is about the demography. अगर कोई मुझसे पूछे कि बताओ इंडिया का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, अगर कोई मुझसे पूछे कि बताओ इंडिया का सबसे, सर काइंडली गिव मी दी, ओके ठीक है। सो उन्हीं क्वेश्चन जी आप निकल सकते हैं, हम आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देंगे, राइट? सो अगर कोई हमसे पूछे कि सर हमारे इकोनॉमी का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, तो वो एडवांटेज है हमारा पॉपुलेशन। ठीक है, हम सब जानते हैं कि हमारे देश की पॉपुलेशन 144 करोड़ लोगों की है। लेकिन इस पॉपुलेशन की सबसे खास बात क्या है ना, कि ये पॉपुलेशन बहुत ही यंग पॉपुलेशन है। द एवरेज एज ऑफ एन इंडियन टुडे इज 29 years। 29 साल का सर एक युवक जो होता है, वो जवान होता है कि बूढ़ा होता है? सर वो जवान होता है, राइट? तो सर जवान लोग जो होते हैं, एक जवान पॉपुलेशन क्या होता है, दे वुड डिमांड मोर, दे वुड कंज्यूम मोर, राइट? एंड उनके वजह से क्या होता है ना, कि अगर उन्होंने इतना डिमांड किया होता ना, उनको कंजम्पशन करना है, तो आप लाओगे कहाँ से? इंपोर्ट करोगे तो फॉरेन एक्सचेंज खत्म हो जाएगा, तो आपको उसको अपने घर में बनाना पड़ेगा। तो जिसकी वजह से आप ज्यादा फैक्ट्रीज लगाओगे, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करोगे, गवर्नमेंट को वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा। ये सब वजहों से आप देखोगे कि हमारे देश की इकोनॉमी अच्छा करेगी। मतलब मैं आपको एक सिंपल स्लाइड समझाता हूँ, ये वाली स्लाइड, कि अगर आप मेरे घर की बात करो सर, मेरे घर में ना 3 जनरेशन रहते हैं।
एक मेरी मम्मी है जिनका उम्र 63 ईयर्स है, एक मैं हूं, मेरी वाइफ है जिनका उम्र 38 ईयर्स है, और एक मेरी बेटी है जिसका उम्र 11 साल है। क्या हम तीनों जनरेशन का स्पेंडिंग पैटर्न एक ही है? क्लाइंट को ये सब स्टोरी सुनाइएगा, आप समझाइएगा कि सर देखो, अगर मैं अपनी बेटी की बात करूं ना, तो माई डॉटर इज लाइक कि उसको सभी कुछ चाहिए और अभी चाहिए। वो अभी जिंदगी देखना चालू की है, तो शी वॉन्ट्स टू एक्सप्लोर द एंटायर वर्ल्ड एंड शी वॉन्ट्स टू कंज्यूम एवरीथिंग। इट्स लाइक कि उसको एवरी डे स्विगी जोमेटो से खाना मंगाना है, उसको हर संडे बाहर घूमने जाना है, उसको हमेशा कभी भी शॉपिंग पे ले जाओ कि मैं अगले बर्थडे पार्टी में क्या ड्रेस पहनूंगी, वो डिसाइड करती है, राइट? तो दिस इज वन जनरेशन विच हैज सो मच ऑफ एक्सपोजर एंड दे वांट टू डू सो मेनी थिंग्स, सो दे आर प्रोन टू मोर कंजम्पशन, दे आर प्रोन टू मोर स्पेंडिंग। वहीं पर अगर आप मेरी बात करो, तो सर मैं क्या होगा, मैं हफ्ते में शायद एक बार बाहर का खाता हूँ, या महीने में 2 बार बाहर का खाना स्विगी जोमेटो से मंगाता हूँ। मैं महीने में एक बार शायद बाहर घूमने जाता हूँ, बिकॉज आई लिव अ बैलेंस लाइफ, राइट? सर कपड़े खरीदना मुझे भी पसंद है, बट मैं 3-4 महीने में एक बार कपड़े खरीदता हूँ, राइट? सो दिस इज द काइंड ऑफ कंजम्पशन पैटर्न दैट अ 30-year-old पर्सन लाइक मी वुड हैव, वर्सेज इफ यू वर टू लुक एट माई मदर। आपको क्या लगता है कि मेरी माँ कभी स्विगी जोमेटो से खाना मंगाती होगी? जी नहीं सर, वो अपना खाना खुद बनाती है, खुद खाती है, राइट? क्या सर उनको बाहर घूमने का बहुत शौक है? जी नहीं सर, वो मंदिर जाती है, वो कीर्तन में जाती हैं, वो फैमिलीज में जाती है, दैट्स इट। क्या वो साल में 10 बार कपड़े खरीदती हैं? जी नहीं सर, उनको सिर्फ आप दिवाली में, न्यू ईयर में कपड़ा ला के दे दो, उनके बर्थडे पे कपड़ा ला के दे दो, शी इज वेरी हैप्पी, बिकॉज शी इज अ मच मोर मेच्योर्ड पर्सन। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि सर, जैसे जैसे एक पॉपुलेशन, एक इंसान बड़ा होता है, वो एक मेच्योर होता चला जाता है, वैसे वैसे उसके डिमांड्स कम होते चले जाते हैं। So if you have a young population, that is like the biggest boom, the biggest benefit that you have is that they would be demanding more, they would be consuming more, and just to satisfy their consumption, the country has to produce more. There will be more factories, better infrastructure, and everything would grow. So, sir, just look at China. I mean, just look at Japan. Japan has an average population of 50 years. सर आप रोड पे उतरो, वहां हर दूसरा आदमी बूढ़ा है, और वहीं आप हमारे रोड पे उतरो सर, हर दूसरा आदमी जवान है। तो यही फर्क है सर कि व्हाई द जापानीज इकोनॉमी हैज स्टैग्नेटेड एंड व्हाई आवर इकोनॉमी वुड कंटिन्यू एक्सपैंडिंग। सर 5 साल बाद भी क्या होगा, 5 साल बाद भी हमारे देश का एवरेज पॉपुलेशन है जो 29 साल है, वो 34 साल हो जाएगा, विच इज स्टिल अ वेरी यंग पॉपुलेशन, राइट? सो मेरा मानना है कि अगले 10 साल तक ये एडवांटेज हमसे कोई नहीं छीन सकता है, दैट वी आर अ वेरी यंग पॉपुलेशन। सर दूसरी बात जो आपको क्लाइंट को बतानी है कि सर खाली पॉपुलेशन का यंग होना ही काफी नहीं है। पॉपुलेशन के पास अगर यंग हो बट वो बेरोजगार हो, तो उसका क्या फायदा? अगर लोगों के जेब में पैसे ही नहीं हो, तो वो युवक करेगा क्या? वो युवक चोरी चमारी करेगा, वो लॉलेसनेस फैलाएगा, वो क्रांति करेगा, वो गवर्नमेंट गिराएगा, राइट? तो लोगों को यंग होने के साथ साथ उनके हाथ में पैसा आना भी बहुत जरूरी है, एंड दैट इज व्हाट वी आर शोइंग इन दिस स्लाइड। कि सर अगर मैं 2005 की बात करूं, तो हमारे देश का 70% जनता जो थी ना, वो गरीब थी। Our economy was like a pyramid, and maximum population was residing at the bottom of the pyramid. 22 करोड़ घर अगर हमारे यहाँ थे, तो सर 22 करोड़ घरों के अंदर में 70% जनता जो थी ना, वो गरीब थी। और गरीब को कैसे डिफाइन किया सर? कि जिनकी साल की इनकम 1,70,000 से कम है, यानी महीने का 14,000 रुपए कमाते हैं। अभी सर सोचो, एक घर के अंदर में रहते हैं 6 लोग, और वो घर कमाता है सिर्फ महीने का 14,000 रुपए। सर उसमें वो क्या तो कमा लेता है, और वो क्या तो, कैसे तो वो लोगों का पेट भरता होगा, तो क्या तो उसको बचता होगा, और वो क्या तो वो इन्वेस्टमेंट्स कर दे। Not possible, right? They would not be demanding more. But come to 2018, this pyramid structure has now become like a diamond structure. And what it shows is that now the bulk of the population, 54% of the population is a middle class population. सर लोग नीचे से उठ के माइग्रेट होकर के ऊपर की तरफ आ गए। और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है सर, कि जहां 2005 में एक 6 लोगों की फैमिली में कमाने वाला सिर्फ एक इंसान था, 2018 तक आते आते ये फैमिली का साइज छोटा होकर 4 लोगों का हो गया, और उन 4 लोगों की फैमिली में 2 लोग कमाते हैं। एंड दैट इज वेयर पीपल हैव स्टार्टेड अर्निंग मोर। एंड अब क्या हो रहा है सर, अगर एक घर एवरेज में 30-35 हजार रुपए कमा रहा है, तो सर वो कुछ ना कुछ पैसे जरूर बचा रहा है, और सर वो डिमांड भी कर रहा है, राइट? सर 2030, एंड दिस इज अ फोरकास्ट व्हिच इज नॉट वेरी फार ऑफ फ्रॉम हियर, इट इज जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ 5 more years, आवर सोसाइटी स्ट्रक्चर वुड लुक लाइक अ लॉलीपॉप। और इन लॉलीपॉप में आप क्या देख रहे हो सर? द बल्क ऑफ द पॉपुलेशन, 51% ऑफ द पॉपुलेशन इज अ हायर इनकम कैटेगरी और अपर मिडिल क्लास कैटेगरी।
सर इन लोगों के पास में पैसा है और यही लोग खर्च करेंगे, यही लोग हमारे इकोनॉमी को बूम करेंगे। अगर आप हमारे बिजनेस की तरफ से देखो सर, हमारे पास में लोग जो आके निवेश करते हैं, निवेश तो सर वो इंसान कर पाएगा ना जो कुछ कमाएगा और कुछ बचाएगा। लोअर क्लास कैटेगरी पॉपुलेशन कितना ही बचा लेंगे, कितना ही इन्वेस्ट कर लेंगे आपके साथ में, बट यू लुक एट इट दिस वे कि सर आने वाले 5 सालों के अंदर में एवरी सेकेंड हाउस वुड पोटेंशियली बी आवर क्लाइंट। सर जो घर कम से कम महीने का साल का 4.25 लाख रुपए कमाता हो, मतलब महीने का 40-35 हजार रुपए कमाता हो, सर वो बंदा कुछ तो बचाएगा और वो कुछ तो इन्वेस्ट करेगा। तो बोलने का मतलब सर क्या है कि वन, माई पॉपुलेशन इज यंग, एंड टू, द पर कैपिटा इनकम ऑफ माई पॉपुलेशन इज नाउ इंक्रीजिंग। पीपल आर नाउ मूविंग आउट ऑफ गरीबी, पीपल हैव गॉट इन टू दैट मिडिल क्लास। एंड मानना यह है कि सर जिस तरह से भारत विकास कर रहा है, आने वाले 5-7 सालों के अंदर में ये मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास की तरफ चला जाएगा, विच विल बी अ वेरी बिग बेनिफिट फॉर आवर इकोनॉमी। सर पहले मैं ये स्लाइड दिखाऊंगा, मैंने एक स्लाइड स्किप की है, वो हमारा आखिरी स्लाइड होगा आज के लिए। तो मैं ये स्लाइड आपको समझाता हूँ कि सर ये स्लाइड के अंदर ना बहुत सारे कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स हैं। आपको क्लाइंट को ये समझाना है कि सर देखो हमारे देश में कितनी तरक्की हो रही है ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर साइड। अगर आप देखो सर इस स्लाइड में ना सारे नंबर ब्लू में लिखे हैं और रेड में लिखे हैं। क्या फर्क है सर इनके अंदर में? जो ब्लू में हमने नंबर लिखे हैं वो सन 2014 के नंबर है कि 2014 का भारत कैसा दिखता था, और लाल में जो हमने नंबर लिखे हैं वो 2024 का, वो आज का भारत है। सर एक बात बताओ, मैंने 2014 से कंपैरिजन क्यों किया? अभी बहुत देर से मैं ही बोल रहा हूं, आप लोग चैट बॉक्स में मुझे बताओ कि सर 2014 से व्हाई एम आई कंपेयरिंग दिस एंटायर डिस्कशन? व्हाई इज 2014 अ रेफरेंस पॉइंट फॉर मी? ओके राहुल, वेरी गुड, बीजेपी गवर्नमेंट, वेरी गुड। सो सर एकदम सही कहा राहुल ने कि सर 2014 के अंदर में सत्ता चेंज हुई थी, मोदी जी आए थे। ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल स्लाइड। मैं सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सर अगर कोई गवर्नमेंट अगर 3 टर्म निकाल ले और अगर एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल फुल मेजोरिटी वाली सरकार अगर बन जाए ना सर, तो ये सरकार जो है ना बहुत कुछ ऐसे रिफॉर्म्स कर जाती है जिसका इम्पैक्ट हमको 10 साल बाद समझ में आता है। ठीक है, और वही मैं आपको इस स्लाइड में दिखाना चाहता हूँ। सर 2014 में ना हम एक दिन में तकरीबन 11 किलोमीटर रोड प्रतिदिन बनाते थे। आज हम प्रतिदिन 34 किलोमीटर रोड बना रहे हैं। अभी क्लाइंट बोल सकता है ना यार, मैं कलकत्ता से मेदिनीपुर जब जाता था या तो वहां पर भी पहले भी रोड था, मेरे गांव में पहले भी रोड था। फर्क खाली क्या है सर? सर पहले जो रोड था ना वो 2 लेन रोड था। आज वो जो रोड है ना वो 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन हाईवे एक्सप्रेस वे बन चुका है। उसमें दुनिया जान के ऊपर से फ्लाईओवर्स और अंडर ब्रिजेस जाते हैं, अंडर पासेस जाते हैं। सो इस वजह से हमारे देश की इकोनॉमी तरक्की कर रही है कि सर जब इतने अच्छे रोड हो गए, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी हो गई, तो अभी कोई एक फैक्ट्री से कोई एक सामान बन करके जब वो डिपो में आता है ना, तो उसको ट्रांसपोर्टेशन पे काफी कम समय वेस्ट करना होता है। राइट। अगर मैं रेलवे की बात करूं और मैं मालगाड़ी की बात करूं, तो सर पहले हमारे देश में 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से मालगाड़ी चलती थी, आज वो 38 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से मालगाड़ी बढ़ जा रही है। मतलब 50% का यहाँ पर एफिशिएंसी ग्रोथ है। ऐसा क्यों है सर? ऐसा इसलिए क्योंकि आज के दिन सारे के सारे रेलवे ट्रैक्स पे इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। राइट। आज के दिन सर आप देखो तो ये जितने मैनुअल सिग्नल्स थे मोटा मोटी सब उठ गए हैं। इस वजह से क्या हो रहा है कि सर जो मालगाड़ी चल रही है ना उसको वेटिंग टाइम बहुत कम हो गया उनका। और हमारा मानना ये है कि आने वाले 5 सालों के अंदर में ये जो एवरेज स्पीड ऑफ कैरिज है ना, ये बढ़ करके 50 किलोमीटर जाने वाला है। सो दैट इज बेसिकली इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ आवर ग्रोथ टू अ ग्रेट एक्सटेंट। पोर्ट की बात करूं तो सर पहले ना हमारे पोर्ट्स की हालत इतनी खराब थी कि विदेश से जो बड़े बड़े कंटेनर्स आते थे ना वो हमारे पोर्ट तक पहुंच नहीं पाते थे, इतना हेवी सिल्टेशन था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब इतना ज्यादा वहां पर काम किया गया है कि अब वो शिप्स आ भी रही हैं, कंटेनर्स ऑफलोड भी कर रही है, वहां बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया गया है। क्लियरेंसेस बहुत फास्ट कर दिए गए हैं, ऑटोमेटिक कर दिए गए हैं, जिस वजह से एक शिप को जब टर्न अराउंड करके वापस अपने देश जाना होता था, पहले उसको 10 दिन लगते थे, आज वो 3 दिन में जा पा रहा है। राइट। एयरपोर्ट्स की बात करूं तो सर देखो, उड़ान स्कीम में आप अगर कभी पढ़ोगे, प्लानिंग कमीशन का उड़ान स्कीम है जो बोलता है कि सर आने वाले 10 सालों के अंदर में हमारे देश में 500 एयरपोर्ट होंगे। अभी आप सोचो 500 एयरपोर्ट किसको बोलते हैं? आज के दिन हमारे देश में शायद 50-60 एयरपोर्ट होंगे या मे बी 100 एयरपोर्ट होंगे। बट ये बात कर रहे हैं 500 एयरपोर्ट बनाने का, मतलब हर छोटे छोटे जगहों में भी हमारे पास में एयरपोर्ट होंगे। आई मीन एयरपोर्ट ट्रैफिक कितना बढ़ेगा, एयरलाइन एयरक्राफ्ट ट्रैफिक कितना बढ़ेगा, इसका अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हो कि दुनिया के अंदर में इतनी सारी एयरलाइन कंपनीज है।
फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिश एयरवेज है, सिंगापुर एयरवेज है, या लेट्स से एतिहाद एयरवेज है, एमिरेट्स एयरलाइंस है, इतनी सारी एयरलाइन, बड़ी बड़ी एयरलाइन कंपनीज हैं, राइट? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ, ऑफ ऑल दीज एयरलाइन कंपनीज इन द एंटायर वर्ल्ड, विच इज दैट एयरलाइन कंपनी जिसने मैक्सिमम नया एरोप्लेन खरीदने का ऑर्डर दे रखा है? कैन यू टेल मी द आंसर? कि सर, ऑफ ऑल दी एयरलाइन कंपनीज कौन सी ऐसी एयरलाइन कंपनी जिसने मैक्सिमम नया एयरक्राफ्ट खरीदने का ऑर्डर दिया है? वेरी गुड राहुल, आपका आंसर एकदम सही है, इट इज इंडिगो। सो इंडिगो का ऑर्डर बुक अगर मैं सर आपको बताऊं तो इंडिगो कहती है कि सर आने वाले 10 साल तक हर हफ्ते हमारे फ्लीट में एक नया एयरक्राफ्ट ऐड होगा। मतलब सर एक साल में होते हैं 52 हफ्ते, 10 साल में 520 हफ्ते, मतलब इंडिगो 500 नया एरोप्लेन खरीदने का ऑर्डर दे के बैठा हुआ है। और एक एक एरोप्लेन आता है सर कम से कम 250 से 300 करोड़ का। तो आज इंडिगो इतना खर्चा क्यों कर रहा है? क्योंकि इस इंडिगो को दिख रहा है कि जो एयर ट्रैफिक है, जो आज जितना एयर ट्रैफिक है वो इसका 10 गुना होने वाला है आने वाले समय के अंदर में। तो जब इतना एयर ट्रैफिक ग्रो होगा तो आपको एरोप्लेन तो चाहिएगा उड़ाने के लिए इन लोगों को, इसीलिए वो इतना एरोप्लेन्स का ऑर्डर दे रहा है, वर्ल्ड में नंबर 1 पे है। सो ये सब कुछ सर यही दर्शाता है कि एज अ कंट्री वी आर ग्रोइंग वेरी फास्ट। ठीक है? रिन्यूएबल एनर्जी जो हमारे देश में कभी था ही नहीं, 5% से कम था, ऑलरेडी वी हैव क्रॉस 13%। एंड जितना अभी प्रोडक्शन आने वाला है, इट इज एक्सपेक्टेड दैट बाय 2030 50% ऑफ आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट विल कम फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी। आप इंटरनेट यूसेज की बात करो सर, नाउ दिस इज वन पॉइंट दैट द कस्टमर विल रिलेट विद, कि सर आज के दिन एक बंदा जो रिचार्ज कराता है ना अपना मोबाइल फोन का, वो ये नहीं पूछता है कि सर कितना एसएमएस मिलेगा मेरे को फ्री में, या आउटगोइंग पे चार्ज नहीं लगेगा, या रोमिंग पे चार्ज लगेगा। ये सब बात तो हम पूछते ही नहीं आज के दिन। आज के दिन हम खाली इतना पूछते हैं कि सर कितना इंटरनेट मिलेगा। एंड एवरेज में एक आदमी जो रिचार्ज कराता है ना, वो पर डे का 1.5 से 2 GB का रिचार्ज कराता है। तो अगर आप 2 GB का रिचार्ज करा रहे हो, मतलब आपको महीने का 60 GB मिल रहा है, और आप मान के चलो कि आप कम से कम 40 GB यूज करते हो, राइट? बट एन एवरेज इंडियन टुडे इज यूजिंग अबाउट 20 GB ऑफ इंटरनेट डेटा एवरी मंथ। आज से 10 साल पहले सर आपके पास में स्मार्टफोन था, उसमें इंटरनेट था, बट आप 1 GB भी पूरे महीने में यूज नहीं करते थे। आज आप 20 GB यूज कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो इतने इंटरनेट का? सर इस इंटरनेट से आप ऑब्वियसली सर यूट्यूब पे गाने सुन रहे हो, नेटफ्लिक्स पे बिंज वॉचिंग कर रहे हो, बट उसके अलावा आप कई सारे कोर्सेज भी सीख रहे हो। आप खाना भी ऑर्डर कर रहे हो सर, आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर रहे हो, तो आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर रहे हो। पूरी दुनिया अब इंटरनेट पे चल रही है, एंड दैट क्लियरली शोज दैट इफ आवर कंट्री हैज अडॉप्टेड इंटरनेट इन सच अ फास्ट एंड इन सच अ बिग मैनर, we are supposed to grow very fast from here. And the last point that I say in this slide is, so let's talk about the UPI transactions. I mean, इंडिया ने यूपीआई में जो चमत्कार करके दिखाया ना सर, ये पूरे दुनिया में नहीं हुआ है। एंड आई गिव यू रियल स्टोरी कि सर पिछले साल जब हमारे यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था, सॉरी आई एम नॉट सेइंग कॉमनवेल्थ गेम्स, मैं बात कर रहा हूँ G20 समिट का। तो पिछले साल जब G20 समिट हुआ था तो ब्रिटिश यूके का एक बड़ा कैबिनेट मिनिस्टर दिल्ली आया हुआ था, और वो सुबह मॉर्निंग वॉक के नाम पे दिल्ली के सब्जी बाजार में चला गया। और जब वो वहां जाकर के देख रहे हैं कि सब्जी बाजार में आम सी औरतें आ रही हैं और वो सब्जी खरीद रही है, और वो खाली मोबाइल फोन दिखाती है एक बोर्ड के सामने, और वो पेमेंट करती है और सब्जी वाला चेक भी नहीं करता और वो निकल जा रही है, एंड ये सब लोग ऐसा कर रहे हैं, तो वो देख करके हैरान परेशान हो गया। यानी एंड इट एक्चुअली बिकेम अ हेडलाइन दैट ही केम एंड बेग्ड फॉर दिस टेक्नोलॉजी फ्रॉम मोदी जी, कि सर ये यूपीआई ट्रांजैक्शन आप हमें भी दे दो। सो मेरा ये कहना है दोस्तों कि while our economy as a size of the entire world economy is just 3%, but when it comes to digital payment, India contributes to 40% of the entire world's digital transaction. तो सर अगर हम इतना ज्यादा डिजिटल हो जाएंगे तो हमारे इकोनॉमी, हमारे कॉमर्स की एफिशिएंसी कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी, ये सिर्फ आप और हम सोच सकते हैं, राइट? तो ऑल दीज पॉइंट्स, मतलब अगर आप क्लाइंट को इनमें से अगर 2-3 पॉइंट भी बता दो ना, तो वही मेरे हिसाब से काफी है। इट क्लियरली टेल्स यू दैट आवर इकोनॉमी इज इन अ वेरी राइट स्पॉट राइट नाउ, एंड इट्स गोइंग टू ग्रो वेरी फास्ट फ्रॉम हियर। एक आखिर स्लाइड में आपको बोल के खत्म करता हूँ आज का क्लास। ये आखिर की स्लाइड ना, ये क्लाइंट को तो भरोसा देगी, बट एट द सेम टाइम आपको भी बहुत अच्छा भरोसा देगी हमारे बिजनेस के ऊपर में। वो ये है सर कि देखो, कभी भी ना, अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि सर हमारे देश के जीडीपी का साइज कितना है, आप सब जानते हो कि हमारे देश का जीडीपी जो है वो 6.5-7% से ग्रो करता है रियल जीडीपी, और 12% से ग्रो करता है नॉमिनल जीडीपी, राइट? बट इफ आई वर टू आस्क यू दैट व्हाट इज द एक्चुअल साइज ऑफ आवर कंट्रीज जीडीपी, देन द आंसर इज सर इट इज अराउंड $3.8 ट्रिलियन राइट नाउ। लेटेस्ट नंबर जो है वो $3.8 ट्रिलियन के आसपास का नंबर है हमारा।
तो ये मैं नंबर आपको इसलिए बता रहा हूँ सर, क्योंकि ऐसा इतिहास में देखा गया है कि जब भी कोई एक देश $2 ट्रिलियन से $5 ट्रिलियन की तरफ बढ़ता है ना, उसका जीडीपी जब 2 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन की तरफ बढ़ता है ना, तब उस देश के अंदर में ना एक ऐसा विस्फोट होता है कि उस देश के नागरिक, उस देश के निवेशक एक बहुत बड़ा पैसा बनाते हैं। ठीक है। अगर आप हिस्ट्री में जाके देखो तो सर सबसे पहले ये समय आया था जापान के लिए। जापान 1978 में $2 ट्रिलियन इकोनॉमी था, और आने वाले 8 सालों में 1986 तक जापान एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गया था। इन 8 सालों के अंदर में जो उनके देश का सेंसेक्स है, जिसको हम कहते हैं निकेई, निकेई मूव्ड अप फ्रॉम 2000 पॉइंट्स टू 37,000 पॉइंट्स। इट्स अ ग्रोथ ऑफ 19 टाइम्स इन अ मैटर ऑफ 8 years। सर अभी आप सोचो, हम जब पैसा लेते हैं, हम जब पैसा लगाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? सर आप एफडी में पैसा दो, 10 साल में पैसा डबल होता है। तो म्यूचुअल फंड में पैसा दो, 12% का रिटर्न आएगा, तो 10 साल में पैसा आपका 3 गुना होगा। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि सर आपने सिर्फ 8 सालों के अंदर में 19 गुना पैसा बना लिया। दिस इज कॉल्ड एज जनरेशनल वेल्थ। आई मीन 19 गुना पैसा बनाने के लिए आपको 30-40 साल देने होंगे। ये पैसे आपने 8 साल में बना लिए। एंड ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सर द इकोनॉमी वेंट थ्रू दैट गोल्डन फेज। यूएस में भी सर इसके बाद ऐसे ही हुआ। 1988 में यूएस की इकोनॉमी वाज $2 ट्रिलियन। 1997 में 9 साल के अंदर में यूएस की इकोनॉमी बिकेम अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। और उसका फलस्वरूप ये देखने को मिला कि वहां का जो मार्केट है, जिसको हम डाउ जोन्स कहते हैं, Dow Jones moved from 700 points to 12,000 points in a matter of just 9 years। सर 9 सालों में 17 गुना रिटर्न बना के दिखाया डाउ जोन्स के मार्केट ने। सो अगेन इट शोज कि लोगों ने बहुत बड़ा पैसा वहां पे बनाया। राइट। चाइना की इकोनॉमी के अंदर में ये समय आया 2004 से 2009 के अंदर में। राइट। सो चाइना के मार्केट में ना सर ये समय आया था 2004 से 2009 के समय, जब 5 सालों के अंदर में चाइना की इकोनॉमी 2 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन चली गई थी। और वहां के मार्केट ने इन 5 सालों के अंदर में 4 गुना रिटर्न बना के दिया। मतलब हम बात करते हैं सर 10 साल में 3 गुना बनेगा, और यहाँ 5 साल में 4 गुना बन गया। तो सिमिलरली सर इंडिया की इकोनॉमी ना 2014 में 2 ट्रिलियन पे थी। आज हम मोटा मोटी 3.8 पे पहुंचे हैं, और हमारा मानना है कि 2027 तक आते आते हम लोग $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे। दोस्तों कहना ये है कि सर हमने शुरुआत की थी 27,000 के सेंसेक्स से। हो सकता है सर कि जब तक ये हमारा सपना पूरा होगा 2027 तक में, तो शायद हमारी इकोनॉमी यहाँ से 1.25 लाख या 1.5 लाख के सेंसेक्स पर होगी, और हम भी कहेंगे कि देखो हमारी इकोनॉमी भी जो है वो 5 से 6 टाइम्स ग्रो की। तो बोलने का मतलब कहना सर कि ये जो 2 से 5 ट्रिलियन का जर्नी है, अभी हम उसके बीच में खड़े हैं, अभी हम 3.8 पे खड़े हैं। ये जो जर्नी है ना सर, ये एक स्वीट स्पॉट होता है किसी भी इकोनॉमी का, क्योंकि ये वो समय होता है जब लोगों के पास पहली बार हाथ में पैसा आता है। जब हम $2 ट्रिलियन इकोनॉमी थे तो लोगों की आम इनकम थी, एवरेज इनकम पर कैपिटा इनकम थी तकरीबन तकरीबन 8 से 10 हजार रुपए प्रति महीने। तो उसमें आदमी खर्चा नहीं कर पाता है। राइट। लेकिन जब हम लेकिन जब हम सर 2027 के अंदर में अगर हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे ना सर, तो उस समय हमारी पॉपुलेशन डबल नहीं हो रही है, बट लोगों का पर कैपिटा इनकम डबल हो जाएगा। और जब हम महीने का, हमारे लोग जब 22-25 हजार रुपये महीना कमाना चालू करेंगे ना सर, तब वो सोचेंगे कि यार इतना बस में लटकते लटकते आते हैं, इससे अच्छा हम एक बाइक खरीद लें। सर हम इतनी गर्मी में रह रहे हैं, इससे अच्छा घर में एक एसी लगा लें। इतने साल से सर घर की इतनी खराब अवस्था है, तो हम डेंटिंग पेंटिंग करा लें। तो यहीं से सर एक्चुअल में हमारा कंजम्पशन का साइकिल जो है वो बूम कर जाएगा। एंड दैट इज वेयर द मार्केट्स विल मेक अ जनरेशनल वेल्थ फॉर ऑल ऑफ यू। सो दैट्स इट फ्रॉम मी टुडे। आई थिंक मैंने आपको मोटा मोटी पूरा ये समझाया कि सर क्लाइंट को कन्विंस करना है, और क्लाइंट को जब आप कन्विंस करोगे तो आपको उनको समझाना है कि सर हमारे मार्केट में आपको एफडी से बेहतर, बाकी सारे प्रोडक्ट से बेहतर रिटर्न बन सकता है। और उसके लिए आपको एक फ्रेमवर्क यूज करना जरूरी है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का। प्रेजेंट को लेकर के मैंने जितनी कहानियां सुनाई, वो सारी कहानियां आपको क्यूआर कोड में दी गई हैं, आप उसको सुन लेना। आप प्रेजेंट समझाइए, आप जीडीपी, हमारे देश का इकोनॉमी समझाइए। पास्ट के रिटर्न्स आप चाहो तो दिखा सकते हो, एंड फ्यूचर की बात जरूर करिएगा सर, क्योंकि फ्यूचर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमारे देश का डेमोग्राफी बताइए, पर कैपिटा इनकम बताइए। आप इंफ्रास्ट्रक्चर साइड की स्टोरी सुनाइए कि सर रेल, रोड, एयरपोर्ट, डिजिटल ट्रांजैक्शंस, इंटरनेट, यूपीआई, ये सब में हम क्या कर रहे हैं। दैट विल बेसिकली रीअश्योर द क्लाइंट कि यस, आने वाले समय में हमारा देश इसी स्पीड से ग्रो करेगा। एंड शायद आने वाले समय में हम लोग भी 10, 12, 14% रिटर्न तो बहुत आसानी से बना पाएंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम मी टुडे। आज का क्लास हम यहीं खत्म करेंगे। उत्कर्ष, इफ यू हैव एनीथिंग टू से देन यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, अदरवाइज आई एम डन फॉर द क्लास टुडे।
अगर आप लोगों को ये किताब नहीं मिली है इन्फॉर्मेटिक की, तो आप लोग काइंडली मेरे को, उत्कर्ष को आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, एंड या हर्षिका को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम ये किताब आपके पास पहुंचा देंगे। एंड द नेक्स्ट क्लास दैट विल डू ऑन द नेक्स्ट डे विल बी ऑन द प्रोडक्ट सिलेक्शन। तो वहां पर मैं आपसे बैफ, मैफ, SWPs, फ्रीडम SIP, ये सब चीजों को लेके बातचीत करूंगा। सो देन आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। सो इफ यू हैव एनीथिंग टू आस्क मी, आप मुझसे पूछ सकते हो, अनम्यूट कर सकते हो, चैट लिख सकते हो। अदरवाइज हमारा क्लास आज का ओवर हो गया है। इट वॉज अ वेरी सिंपल क्लास, बट जितनी कहानियां आपको सुना रहा हूँ, आई वुड एक्सपेक्ट यू गाइज टू यूज दीज स्टोरीज, राइट? So if you have not no question to ask, then I will call it an end for today's session. Thank you all for joining today, and I look forward to seeing you again in the next class, जहां हम इसका सेकंड सेक्शन डिस्कस करेंगे। मुझे एक चीज पूछना है। हाँ दीपक जी, आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ, मुझे एक चीज पूछना था कि हाँ जी कोई सर। क्लाइंट के पास जैसे हम जाते हैं, वो बताते हैं म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, यस जो हर बार सुनते हैं टीवी में। तो इसमें तो यस रिस्क, हम क्यों इन्वेस्ट करें म्यूचुअल फंड में? हम यस अपना रिस्क रखें, अपना इन्वेस्टमेंट को क्यों रिस्क में दें? यस यस यस। सो दीपक जी सुन, ये मेरा फेवरेट स्लाइड है, और ये हमारा जो थर्ड डे का जो डिस्कशन है सर, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का, मैं उस दिन इसको बहुत डिटेल में तबियत से समझाऊंगा आपको, एंड आप इसको बहुत आसानी से समझ पाओगे इस बात को। तो ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सर स्लाइड है। तो आज क्योंकि मैंने ये चर्चा नहीं की ना, इसलिए आज के लिए मैं आपके साथ में ये नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। आई जस्ट रिक्वेस्ट यू कि आप 2 दिन रुक जाओ, या अगर आपके पास में किताब है तो उसमें QR कोड लगा है, आप उसको स्कैन कर लो, आपको मेरी भाषा समझ में आ जाएगी कि मैं क्या समझाने वाला हूँ। तो आई विल लीव दिस क्वेश्चन फॉर 2 more days। मार्केट रिस्क हमारे यहाँ क्यों है या क्यों नहीं है, ये मैं बहुत डिटेल में आप लोगों से चर्चा करूंगा। सर दिस इज तापस सर। हाँ सर एक हाँ एक तापस। क्वेश्चन अभी आ रहा है, मतलब पहले में नहीं मिला था, जो है कि सम क्लाइंट आर आस्किंग दैट अबाउट कमीशन। व्हाट इज योर, आर यू गेटिंग सैलरी फ्रॉम कंपनी, और योर हाउ मच कमीशन आर यू गेटिंग फ्रॉम कंपनी? सर Right. दिस इज अ वेरी एम्बेरेसिंग क्वेश्चन सर फॉर ये हाँ हमें, आपका क्या इसमें फायदा है? क्या कमीशन है? क्या एकदम 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 सर, क्लाइंट का पूरा हक है पूछने का, वो पूछ भी सकता है। एंड अगेन, क्लाइंट का इसके पीछे पूछने का मकसद ये है कि क्लाइंट को लगता है कि आप उनसे बहुत ज्यादा कमा रहे हो, पूरा माखन हम ही चाट लेते हैं सर। तो इसके वजह से क्या है ना, कि क्लाइंट सोचता है कि यार जब आप इतना ही कमा रहे हो तो हम आपके पास क्यों करें, हम डायरेक्ट में कर लेंगे ना। तो हम डायरेक्ट में क्यों करें या क्यों नहीं करें, ये बात आपको समझानी आनी चाहिए। और ये भी डायरेक्ट के बारे में नहीं बोलता है कभी, मतलब जो क्लाइंट के पास मैं चाहता हूँ डायरेक्ट के लिए मैं मतलब वो क्लाइंट को मैं गिव कर लूंगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना सर, कमीशन कितना मिलता है, ये थोड़ा एम्बैरेसिंग, क्या क्या मैं बताऊंगा, फिर भी सर मैं देखो, सर मैं आपकी बात को पूरी तरह समझ रहा हूँ, एंड इनफैक्ट हमारा रेगुलेटर ऐसा है जो कि कहता है कि भाई आप कितना कमीशन कमा रहे हो ना, ये बात क्लाइंट को डिस्क्लोज करो, और कुछ नहीं तो वो बकायदा, अगर आप कभी कैश स्टेटमेंट खोल के देखना, वहां पे एक स्कीम के ऊपर में क्लाइंट के पैसे कितने कमीशन के नाम पे गए हैं वो तक मेंशन होता है। फिनोमैटिक एज अ कंपनी को पूरे साल के अंदर में सारे फंड हाउस मिला के क्या कमीशन मिल रहा है, ये बकायदा AMCs अपने साइट पर डिस्क्लोज करती है। सो बेसिकली इट्स अ डिस्क्लोजर फ्रॉम द सेबी साइड, कि वो कहते हैं कि पूरी ट्रांसपेरेंसी बना के रखिए। बट मेरा ये कहना है कि सर ये बात को जस्टिफाई करना कि हम जो भी कमीशन कमाते हैं, हम ये कमीशन क्यों कमाते हैं, इसको लेकर के ना सर, जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाली क्लास होगी ना, मैं इस पे बहुत डिटेल चर्चा करूंगा। सो अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू कि सर आप 2 दिन के लिए रुक जाओ, ये वाला डिस्कशन अपने वहां करेंगे। क्लाइंट को जिस दिन ये फील होगा ना कि यार मेरे थ्रू इन्वेस्टमेंट करके उसका फायदा हो रहा है ना कि मेरा फायदा हो रहा है, तो उस दिन वो आपसे ये सवाल नहीं करेगा। यस यस यस, ओके सर। ठीक। All right, sir. Then, if we have no more questions left, then I call it a day, and I look forward to seeing you again. Okay? Till then, take care. Bye bye. Mutual fund investments are subject to market risk. Please read the offer document carefully before investing.